Hello everyone, this is your YouTube channel Physics by Ashutosh sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT, NEET and for 11th and 12th as well. And this is Center of Mass and Collisions for JEE Advanced. Lecture number 2, पेन एंड पेपर निकाल लें, नोट्स बनाना शुरू करें। और आज के इस धमाकेदार लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सब लोग फटाफट वर्कशीट पहुँचें। हम लोग आज की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं सवाल नंबर 4 से। तो सवाल नंबर 4 एक्चुअली बेस्ड है अपॉन द कंसेप्ट कि अगर दो आइडेंटिकल मासेस के बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है तो उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं। मतलब फर्स्ट बॉडी की जो इनिशियल लॉसी होती है वो सेकंड की फाइनल लॉसी हो जाती है एंड वाइस वर्सा। सेकंड की जो इनिशियल होती है वो फर्स्ट की फाइनल हो जाती है। बट ध्यान रखें, ये जो वेलोसिटीज़ का एक्सचेंज होता है, ये जो वेलोसिटीज़ का इंटरचेंज होता है, इट टेक्स प्लेस ओनली अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन। लाइन ऑफ कोलिजन मतलब लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मासेस। लाइन ऑफ कोलिजन मतलब लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर ऑफ मासेस। सब लोग ध्यान सुने, इधर देख। फंडा ये होता है कि जब भी आइडेंटिकल मासेस के बीच में और इलास्टिक कोलिजन होता है, देख दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, मासेस बराबर होना चाहिए, कोलिजन मस्ट बी इलास्टिक। देन ओनली हम बोल सकते हैं ये केस होगा क्या कि इनकी वेलोसिटीज ड्यूरिंग कोलिजन एक्सचेंज हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। जो फर्स्ट की इनिशियल होगी वो सेकंड की फाइनल बनेगी, जो सेकंड की इनिशियल वो फर्स्ट की फाइनल बनेगी, राइट। तो ये बेसिक आइडिया, ये बेसिक कंसेप्ट है इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन नंबर 4। अब सवाल पे आते हैं, ठीक है। तो सवाल में तुम लोग पढ़ पा रहे हो ये सब इस तरह से उसने एक अपने को डायग्राम दे रखा है। दो पार्टिकल्स हैं, दोनों के जो मासेस हैं वो बराबर हैं, साइजेस अलग अलग हैं। देख, इसका भी जो मास है m है, इस बॉल का भी जो मास है वो सेम m है। दोनों के मासेस बराबर, साइजेस अलग हैं, ठीक है। साइज से फ़र्क नहीं पड़ता है ठीक है, मास से फ़र्क पड़ता है। मास बराबर होना चाहिए, मास बराबर होंगे, कोलिजन इलास्टिक होगा, देन ओनली यहाँ पे वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पे उसने बोला कि साहब जो बॉल है वो इनिशियली इट वाज केप्ट एट रेस्ट, और जो छोटा वाला पार्टिकल है वो इनिशियली भाग रहा है किसी वेलोसिटी v से। मोशन समझ पा रहा है कैसे हो रहा है? बॉल मान ले एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बैठा है, ठीक है, इस तरह से हो रहा है। एवरीवन सी दिस, जैसे मान ले इट इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, और जो छोटा सा बॉल आया वो इस तरह से उसने टक्कर मारा है। एवरीवन सी दिस, ये देखिए, ठीक। मान ले किसी वेलोसिटी v से चला रहा है। सवाल उसने पूछा फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द टू पार्टिकल्स। तो अब सब लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये जो कंसेप्ट है इसको हम कैसे कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सवाल में सबसे पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि विच इज़ द लाइन ऑफ कोलिजन, क्योंकि वेलोसिटीज़ का जो एक्सचेंज होता है वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में एक्सचेंज नहीं होता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वेलोसिटीज का जो एक्सचेंज होता है वो सिर्फ और सिर्फ अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग होता है। लाइन ऑफ कोलिजन बोले तो लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर ऑफ मासेस। जैसे मान ले इसकी वेलोसिटी किसी रैंडम डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी कुछ रैंडम डायरेक्शन में, तो अगर मासेस आइडेंटिकल इलास्टिक कोलिजन है तो ऐसा नहीं होता कि पूरी वेलोसिटी एक्सचेंज कर गई, ना 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 ना, नो 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 नो। सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटीज के वही कंपोनेंट एक्सचेंज होते हैं विच लाई अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मासेस, ठीक है। ये जो एक्सचेंज होता है ये सिर्फ और सिर्फ दोस्त इस लाइन के अलोंग होता है, लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर ऑफ मासेस, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिजन या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इंपल्सिव फोर्सेस। तो पहले वो लाइन आइडेंटिफाई कर। तो एवरीवन सी दिस, क्या तुम्हें वो लाइन ये दिख रही है? ध्यान से देख भाई साहब, आना बोलते रहो, ये सुनो। वो जो लाइन है क्या तुम लोगों को ऐसी दिख रही है? दिस इज एक्चुअली में दैट LOC। LOC मतलब लाइन ऑफ कोलिजन, नॉट लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली में लाइन ऑफ कोलिजन। तो तुम्हें पार्टिकल्स की वेलोसिटी सिर्फ इस लाइन के अलोंग एक्सचेंज करानी है। तो देखो कैसे कराते हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ सब ये एंगल थीटा, ध्यान सोच के बता, क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर देख रहे हैं, ये और ये पैरेलल है, ये लाइन वैसे कॉमन है, देयरफॉर दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल। वेलोसिटी का बैंड बजा, वेलोसिटी का कंपाउंड ले ले। ध्यान से देखें सब लोग, v का थीटा के डायरेक्शन में क्या ये वाला कंपाउंड तुम्हें दिख रहा है v cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर क्या ये टेंजेंशियल वाला जो कंपाउंड है वो तुम्हें दिख रहा है v sin थीटा। ऐसे समझ, वेलोसिटी को हमने दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सॉल्व करा दिया है, वन इज अलोंग टेंजेंट, अदर वन इज अलोंग द नॉर्मल। भाई साहब ये नॉर्मल ही तो है, नॉर्मली सर्कल के या स्फीयर के सेंटर से पास कर सकता है, ये सेंटर ही तो है, और ये टेंजेंट है, ये देख।
तो v का थीटा का डायरेक्शन मतलब कह सकता है अलॉन्ग नॉर्मल कॉम्पोनेंट हो गया v cos थीटा अलॉन्ग टेंजेंट, इसके परपेंडिकुलर मतलब अलॉन्ग टेंजेंट कॉम्पोनेंट कितना हो गया v sin थीटा। तुम्हें वेलोसिटी एक्सचेंज करानी है, क्यों? क्योंकि दोनों के मासेस आइडेंटिकल हैं, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, इसलिए वेलोसिटी एक्सचेंज करेंगे। बट सिर्फ और सिर्फ इस लाइन ऑफ कोलिजन के अलॉन्ग वेलोसिटीज का इंटरचेंज होगा। मतलब जितनी वेलोसिटी इसकी इस लाइन के अलॉन्ग, उतनी वेलोसिटी इसकी आफ्टर कोलिजन अलॉन्ग द सेम लाइन। ऐसे ही जितनी इनिशियल वेलोसिटी इसकी अलॉन्ग दिस लाइन, उतनी वेलोसिटी इसकी आफ्टर कोलिजन अलॉन्ग द सेम लाइन। तो देखो ध्यान से कैसे कैसे एक्सचेंज होता है, तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देना भाई। ये जो लाइन ऑफ कोलिजन है, इस लाइन के अलॉन्ग क्या इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी थी v cos थीटा, तो क्या इसी लाइन के अलॉन्ग इसकी फाइनल वेलोसिटी तुम्हें मिलेगी v cos थीटा। ये सुनो ध्यान समझ, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी इधर, वो बन जाएगी इसकी फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग सेम लाइन ऑफ कोलिजन। ठीक है, ऐसे ही इसकी जो इनिशियल होगी वो इसकी बन जाएगी फाइनल अलॉन्ग द सेम लाइन ऑफ कोलिजन। तो इसकी भाई साहब इनिशियली इस लाइन के अलॉन्ग कितनी थी 0, तो क्या इस बॉल की फाइनली इसी डायरेक्शन वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे ये भी तो सोचो, इस बॉल के पास एक वेलोसिटी v sin थीटा इस लाइन के परपेंडिकुलर भी था। क्या बॉडी की वो वेलोसिटी जो लाई कर रही है परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कोलिजन, क्या वो एसेंशियली कांस्टेंट रहेगी ड्यूरिंग कोलिजन? मतलब उस पर कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? तो एवरीवन सीधे से इधर देख भाई साहब, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कोलिजन बॉडी पे कोई फोर्स ही नहीं है, कोई एक्साइटेशन नहीं है, हाँ ना बोलते रहो, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। भाई साहब ड्यूरिंग कोलिजन एवरीवन सीधे से इधर देख, जैसे ये मान ले टक्कर हुई, तो टक्कर में क्या होता है, इसने इस पे नॉर्मल डायरेक्शन लगाया है कि नहीं, इन दोनों का कॉमन सरफेस ही है, ये अपने कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस बॉल पे इस डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा, उतना ही नॉर्मल डायरेक्शन है, ये इस पे एग्जैक्टली इन ऑपोजिट डायरेक्शन लगाएगा अकॉर्डिंग लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। तो भाई साहब जो फोर्सेस लग रहे हैं वो किस डायरेक्शन लग रहे हैं, अलोंग दिस लाइन ऑफ कोलिजन। ध्यान से देख, क्या परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कोलिजन, इस डायरेक्शन में ना 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 नो 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 नो, इस परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी कोई फोर्स नहीं, कोई एक्सेशन नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। इसलिए ध्यान रखें, इस बॉल की सिर्फ वो वेलोसिटी चेंज होगी जो कि लाई करती है लॉन्ग वेलोसिटी, क्योंकि उसी डायरेक्शन में फोर्सेस लगते हैं, और परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कोलिजन कोई फोर्स नहीं, कोई एक्सेशन नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। मतलब इस सवाल का फाइनल आंसर ये हुआ क्या, कि फाइनली ये जो बड़ा वाला बॉल है ये भाई साहब v cos थीटा से इधर भाग जाएगा। ठीक, इधर देख, और ये जो छोटा वाला बॉल है क्या फाइनली ये v sin थीटा से और इधर भाग जाएगा। या सुनो, देखो वेलोसिटी हमने एक्सचेंज कराई, लेकिन किधर कराई, अलोंग वेलोसिटी। इसकी इनिशियली वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 0 थी, तो इसकी भाई साहब फाइनली इस डायरेक्शन 0 हो गई। ठीक, ऐसे ही इनिशियली इस बॉल की इस डायरेक्शन में कितनी थी, v cos थीटा, तो फाइनली इस बिगर वाले बॉल की इस डायरेक्शन में v cos थीटा होगी। लेकिन जो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी जो वेलोसिटी रहेगी वो तो एसेंशियली कांस्टेंट रहेगी। अब सवाल आया इसमें साहब थीटा कैसे निकालें, तो थीटा निकालने के लिए उसने कुछ अपने को पैरामीटर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो इन पैरामीटर्स का क्या क्या यूज़ है, कैसे, तो सब लोग थोड़ा ध्यान देना। इधर देख, मैं अलग से और वही डायग्राम चिपका रहा हूँ। भाई साहब थीटा तुमने ये वाला माना था, इधर देख, तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर कराया, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें अपने को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। एवरीवन सीधा सीधा देख, तो ये वाला जो पैरामीटर है वो उसने डी दे रखा है, ये जो साइड है, ये जो साइड है, ये जो साइड है वो डी दे रखा है, ये स्फीयर का रेडियस हो गया, क्लियर है, ये एंगल थीटा है। अब ध्यान से देखें तो देखो, ये थीटा है, ये डी है, ये आर है, जल्दी बोल, ये साइड क्या हम लिख सकते हैं, पाइथागोरस समझ दिया, रूट ऑफ द स्क्वायर माइनस द स्क्वायर। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा कॉस थीटा तुम लोग आसानी से घुमा सकते हो। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या हम लिखेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू इन द सेम राइट एंगल ट्रायंगल क्या हम लिखेंगे, ये सुनो, साइन थीटा क्या लिखेगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा क्या लिखेगा बोल, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। अब हम लोग फाइनली वेलोसिटी कितनी कितनी आ रही है उनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो फाइनल वेलोसिटीज, ठीक है, तो पहले पार्टिकल पे आते हैं। जो पार्टिकल है फाइनली क्या v sin थीटा से इधर भाग गया, तो उसकी वजह से वेलोसिटी आएगी v sin थीटा, जहाँ पे sin थीटा बोले तो d बाय r। फाइनली अगर बॉल की वेलोसिटी पूछेगा या स्फीयर की वेलोसिटी पूछेगा, तो साहब फाइनली जो स्फीयर है v cos थीटा से इधर भागेगा, और जहाँ पे cos थीटा की वैल्यू होगी, फाइनली सवाल का ये जवाब है। क्लियर, अब छापें, जेई एडवांस में पूछा हुआ सवाल है,
2 लाइन का सवाल है, 2 भी नहीं रहे, 1 लाइन का सवाल है, ठीक है। अच्छा, तो सब लोग ध्यान सुने। ऐसे इस प्रोफाइल के कई सारे सवाल मेंस में भी, एडवांस में भी, नीट में भी पूछे जा चुके हैं। जैसे मान लो उसने अपने को कुछ इस तरह का सेटअप दे रखा है, ठीक है, तब कि यहाँ पे एक बॉल है, दूसरा वॉल है, एवरीवन सी दिस। जैसे मान ले एक वॉल है, वॉल मतलब कोई मैसिव ऑब्जेक्ट है, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, जैसे हल्क है, ठीक है राइट। तो मैसिव ऑब्जेक्ट है, मान ले भाग रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड है, मतलब चला आ रहा है, ठीक है, राइट। कोई प्लैनेट है, कोई स्टार है, चला आ रहा है, ठीक है, ऐसा है। तो बहुत मतलब हैवी ऑब्जेक्ट है मान ले, ठीक है, भारी भरकम सा ऑब्जेक्ट है खली है मान ले, ठीक है, राइट, द ग्रेट इंडियन खली, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा मान ले पार्टिकल भाग रहा है, पार्टिकल का मान ले वेलोसिटी कुछ 2 मीटर पर सेकंड उसने अपने को दे रखा है, ठीक है। तो देख, उसने बोला कि अज्यूमिंग द कोलिजन टू बी इलास्टिक, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। फर्स्ट क्लास, बेहतरीन, शानदार। देख, एक्चुअली में इस प्रोफाइल के जब सवाल आते हैं ना, जिसमें एक कोलिजन हो रहा होता है इन बिटवीन फाइनाइट मास एंड इन्फिनाइट मास, मैसिव ऑब्जेक्ट के बीच में, तो ऐसे केसेस में हम लोग जनरली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन को अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मास तुम्हें पता नहीं है। इस वॉल का जो मास है कितना है पता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है पता ही नहीं है। तो ऐसे केस में जनरली वी स्किप द इक्वेशन यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऐसे केस में न्यूटन सर के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। सर आइजैक न्यूटन, अवर लेट एंड ग्रेट सर न्यूटन, ठीक है, ग्रेटेस्ट सर न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन सर के बारे में सोचो, मतलब यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट आफ्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन, एवरीवन सी दिस। तो एक्चुअली में ये आइडिया है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम इस सवाल की बैंड बजाएंगे। ई मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन हुज वैल्यू इज 1 फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। यू रिलेटिव क्या है, दोनों कोलाइडिंग बॉडीज की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। वी रिलेटिव क्या है, दोनों कोलाइडिंग बॉडीज की फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, वैल्यू डाल रहा हूँ। अब देख, इसमें थोड़ा ध्यान ये रखना है, आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बाद में, टक्कर के बाद जोरदार टक्कर, ठीक है, कोलिजन के बाद एक छोटा सा यहाँ पे असम्पशन है। वो असम्पशन क्या है कि भाई साहब ये जो मैसिव ऑब्जेक्ट होता है ना, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोलिजन के बाद इस वॉल की जो वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी 1 मीटर पर सेकंड। भाई हाथी से चींटी का कोलिजन होगा तो हाथी की रफ्तार पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, होएगा नहीं, अरे है कि नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है हाथी जो है बाउंस बैक हो जाएगा नहीं, चींटी ने टक्कर मारी है कि नहीं, वैसे थोड़ी है रे। तो यहाँ पे ध्यान समझ, इधर देख, यहाँ पे फंडा ये है, बस यही एक कंसेप्ट है कि ये जो वॉल है ये उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन मूव करता रहेगा आफ्टर कोलिजन भी। हाँ, जो बॉल है वो डेफिनेटली बाउंस बैक मारेगा, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो बॉल है आफ्टर कोलिजन पक्की बात है यार, इस डायरेक्शन में तो मूव नहीं करेगा। अच्छा, वॉल को तोड़ के आगे थोड़ी जाएगा, रास्ता दे जाना है, ऐसे थोड़ी है रे, क्लियर है। तो बॉल पक्की बात है बाउंस बैक करेगा, मैंने मान लिया सब बॉल की, ठीक है, जो रिबाउंडिंग वेलोसिटी है वही है, यही भी पूछ रहा है। अब इसमें वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो। साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, जरा भी प्लस माइनस सुनना गड़बड़ गया सबने पड़ जाओगे, ठीक है। तो देख वैल्यू कैसे कैसे डाली, ठीक है। तो देख, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन इलास्टिक कोलिजन है, दिया हुआ है, इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन 1 होता है, इन इलास्टिक में इट्स अ फ्रैक्शन, परफेक्टली इलास्टिक केस में इट्स वैल्यू इज एब्सोल्युटली 0। अब देख, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ध्यान समझें, यहाँ पे तुम v-1 डालोगे या 1 - v डालोगे, ये बस ध्यान रखना है। जरा भी तुमने प्लस माइनस किया भाई साहब आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पे आपको ना मॉड लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड डालते हैं, और मैग्नीट्यूड तुम लोगों को पता है इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, कैन नेवर बी नेगेटिव। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस माइनस अब मोह माया होता है, वो सिर्फ वेक्टर का डायरेक्शन सिग्निफाई करता है, बाकी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। अब देख ध्यान से, इधर देख, तो भाई साहब एक बार बताओ, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी में तो कोई शक नहीं है, बॉल की वेलोसिटी 2 इधर, बॉल की वेलोसिटी 1 इधर, जब भी बॉडी अपोजिट डायरेक्शन भागती है रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है, तो 2 + 1, तो इनिशियल में तो किसी को कोई शक नहीं। फाइनल में जब भी क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में होती हैं तो उनकी रिलेटिव वैल्यू डिफरेंस हो जाती है, चाहे रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेशन हो। अब डिफरेंस हो जाएगा, ये सबको पता है, तो v-1 लिखेगा, 1 - v लिखेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। कॉमन सेंस समझते हो हम लोग, द सेंस विच इज कॉमन इज कॉल्ड एज कॉमन सेंस, ठीक है। तो देख कॉमन सेंस अप्लाई कैसे करते हैं, डेफिनेशन तो हमने समझ ली है, ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट समझ।
वैसे ऑब्वियस सी बात है, क्या आफ्टर कोलिजन बॉल आगे आगे वॉल पीछे पीछे, कि उल्टा होगा, वॉल आगे आगे बॉल पिच्छू पिच्छू, ऐसे थोड़ी होगा रे, ठीक है। पक्की बात है, वॉल हल्का फुल्का है, आया टक्कर मारा निकल लिया, बोलेगा भागो, पीछे पीछे वॉल है। तो इसलिए पक्की बात है ये आगे चलेगा, ये पीछे चलेगा, और ये अगर आगे चल रहा है मतलब पक्की बात है इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा होगी। इसलिए मैंने इंटेंशनली v-1 डाला, ये फंडा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन 1 - v नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें पता है v की वैल्यू डेफिनेटली 1 से बड़ी होगी, क्योंकि बाउंस बैक करने के बाद ये तेजी से आगे बढ़ेगा, ये आगे जाएगा, ये पिच्छू पिच्छू। अब ये आगे जाएगा मतलब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा, ये पीछे चल रहा है मतलब इसकी वेलोसिटी कम। तो ऐसे हमें चमका कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी मैंने v-1 डाला है। 1 - 1 v मत डाल देना, सब गड़बड़ हो जाएगा रे, ठीक है। बस ये एक छोटा सा ट्रिक था जो अपने को याद रखना, बाकी सिंपल कैलकुलेशन है। तो v-1 बराबर वही पूछ रहा था कि फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ अ बॉल आफ्टर कोलिजन। अब सोचिए आसान सवाल है, एडवांस में पूछा था, प्रीवियस ईयर जेई एडवांस का सवाल है, फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर है, लूट लो जेई को लूट लो ठीक है। कहाँ पे पहुँचते हैं, सवाल नंबर 10, ठीक है। एक और ज़बरदस्त कंसेप्ट है, इसमें एक्चुअली दोनों के फंडे लगेंगे। सेंटर ऑफ मास कोलिजन तो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके तो लगेंगे, उसके अलावा प्रोजेक्टाइल के भी कंसेप्ट्स का यूज़ होगा। तो इसी बारे में तुम लोगों का प्रोजेक्टाइल मोशन भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। आजा, आसान सवाल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रोफाइल के कई सारे सवाल पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो देखो तुम लोग सवाल नंबर 10 में ध्यान से पढ़ पा रहे हो। जैसे एक प्लास्टिक का बॉल है, ठीक है, उसको किसी फ्लोर पे किसी हाइट से ड्रॉप कर दे, तो बॉल क्या करता है, जाता है, हिट करता है, टप्पा मारता है, वापस आता है, टक 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 खट 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 खट, और इवेंचुअली वो स्टॉप कर जाता है। मतलब बॉल जो है सरफेस के साथ इन्फिनाइट कोलिजन्स करता है, बिकॉज प्रैक्टिकल कोलिजन है। प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द कोलिजन्स आर इनइलास्टिक कोलिजन। 99.99% जो कोलिजन्स है वो इनइलास्टिक हो जाते हैं, खट 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 खट, इन्फिनाइट नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं। तो जैसे वहाँ पे मोशन इन 1D होता है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है बॉल का, इन्फिनाइट कोलिजन्स होते हैं, ऐसे ही उसने एक सवाल बना दिया जिसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशंस तुम्हें देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे मान ले एक पार्टिकल फेंका, पार्टिकल को उसने फेंका, ठीक है। अब पार्टिकल हिट किया, बाउंस बैक करेगा, तो ये ले कोलाइड करके रिबाउंड मारा, फिर कोलाइड करके रिबाउंड मारा, फिर कोलाइड करके रिबाउंड मारा, ऐसा है। और करते करते ऐसे इन्फिनाइट प्रोजेक्टाइल चलेंगे, खचाखच 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 खचाखच, और इवेंचुअली बॉडी रेस्ट कर जाएगी। खैर हमें सारे के सारे नहीं डील करने हैं, तो मैं डील करने हैं फर्स्ट 2 प्रोजेक्टाइल। पहले जो 2 सक्सेसफुल प्रोजेक्टाइल्स हैं उनके टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो पूछ रहा है। पहले जो 2 सक्सेसफुल प्रोजेक्टाइल्स हैं उनके मैक्सिमम हाइट का रेशियो पूछ रहा है, उनके जो हॉरिजॉन्टल रेंजेस हैं उनका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो एक लाइन का सवाल है, एक झटके मुड़ जाएगा। एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट यूज होगा। क्या कंसेप्ट है, ध्यान सुन। इस सवाल में जो आइडिया इन्वॉल्व है, जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है, सब लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं। क्या होता है कि जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, ध्यान सुनना, इन केस ऑफ अ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ठीक, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में क्या रहता है, जैसे मान लो पार्टिकल को तुमने यू और थीटा से फेंक दिया, जब पार्टिकल हिट करता है एट द इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड, क्या पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी सेम रहती है, और क्या पार्टिकल का थीटा भी कांस्टेंट रहता है। ये सुनो, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एवरीवन सी दिस। यू का थीटा का डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट क्या पड़ता है, हाँ ना, बोलते रहो भाई। ये सुनो, यू का थीटा का डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट यू कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट यू साइन थीटा। जब पार्टिकल हिट करता है तो भाई साहब हॉरिजॉन्टल के साथ तो पक्की बात है, कोई छेड़छाड़ नहीं। हॉरिजॉन्टल तो प्रोजेक्टाइल का जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है, बोलता है ये तो हमारा, ठीक है, परमानेंट है, ठीक है, राइट, उसके कॉपीराइट है उसका, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है एट द इंस्टेंट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, वो भी सेम हो जाती है। तभी हम बोलते हैं इन प्रोजेक्टाइल मोशन, पार्टिकल जितने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट होता है, क्या पार्टिकल उतनी ही वेलोसिटी से हिट करता है, और जितने एंगल से प्रोजेक्ट करता है, क्या पार्टिकल उतने ही एंगल विद द हॉरिजॉन्टल हिट करता है। ध्यान समझ, ये तोड़ू कंसेप्ट जो सवाल में हम लोग घुमाने वाले हैं।
आई रिपीट, पार्टिकल को आप जितना वेलोसिटी से फेंकोगे पार्टिकल उतनी वेलोसिटी से हिट करता है, जितना एंगल से फेंकेगा उतने एंगल टू द हॉरिजॉन्टल हिट कर रहा है। द ओनली डिफरेंस इज इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल, फाइनल वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा बिलो द हॉरिजॉन्टल। भाई साहब यही कहानी तो स्ट्रेट लाइन मोशन में भी होती है। देख, पार्टिकल को यू से फेंका, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहा हूँ, और जब पार्टिकल वापस आया तो क्या इट रिटर्न्स विद द सेम स्पीड? वही तो है, यू से फेंका, यू से ही टक्कर मारी, थीटा से फेंका, थीटा सही, और थोड़ा सा फील भी कर सकता है। देख, यू का थीटा के डायरेक्शन में कंपोनेंट, हाँ यू कॉस थीटा, तो कांस्टेंट होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और ऐसे ही इस जगह परपेंडिकुलर कंपोनेंट यू साइन थीटा, इनिशियल भी वर्टिकल वेलोसिटी तो यू साइन थीटा है, फाइनल भी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? यू साइन थीटा। ऐसा है, तो ये एक छोटा सा आइडिया है जो एक्चुअली में हम लोग इस प्रॉब्लम में यूज़ करने वाले हैं। आओ अटैक करते हैं। तो यू की बैंड बजा ले, यू का ये कंपाउंड हो जाएगा था यू कॉस थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपाउंड हो चुका है यू साइन थीटा। जब ये पार्टिकल यहाँ पे हिट करेगा, सब लोग थोड़ा ध्यान सुने, कोलिजन देखो इनइलास्टिक है, कोलिजन अगर इलास्टिक होती तो ये सारे के सारे आइडेंटिकल पाथ मिलते रहे। कोलिजन अभी मैंने इंटेंशनली क्या है, इसको थोड़ा छोटा बनाया, इसको बड़ा बनाया, नेक्स्ट वाला जो प्रोजेक्टाइल होगा और छोटा, नेक्स्ट एक्सेसो वाला और छोटा। लेकिन अगर ये कोलिजन इलास्टिक हो जाता तो वेलोसिटी सेम हो जाती है और सारे के सारे आइडेंटिकल प्रोजेक्टाइल्स मिलते। ऐसा है, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक होता है तो जितने से ड्रॉप करोगे आफ्टर रिबाउंड बॉडी उतना ही हाइट अटेंड कर लेगा। वही कहानी यहाँ पे, सारे के सारे आइडेंटिकल प्रोजेक्टाइल चले जाते हैं अगर कोलिजन इलास्टिक होता। बट ये प्रैक्टिकल केस है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन सिर्फ और सिर्फ आइडियली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, थियोरेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिकली उसको फील नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, बिकॉज प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द कोलिजन्स आर इन इलास्टिक कोलिजन। तो देखो ध्यान से, इधर देख, तो भाई साहब जब पार्टिकल यहाँ पे पहला टक्कर मारेगा, वेरी फोर्स कोलिजन, इधर देख, तो यहाँ पे क्या उसकी हॉरिजॉन्टल तो भाई साहब जीवन में कभी चेंज होगी नहीं। क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जो भी फोर्स लग रहे हैं वर्टिकल में लग रहे हैं। भाई ध्यान सोच, इधर देख, पार्टिकल आया और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को हिट किया, ध्यान से देख, क्या पार्टिकल पर लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में, हाँ ना बोलते रहो भाई, क्लियर है। एमजी भी किधर लग रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में। ट्रैक अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन लगा रहा है, वो भी तो वर्टिकल में लग रहा है। तो वर्टिकल मोशन में वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं तो वर्टिकल क्वांटिटीज चेंज हो सकती हैं। हॉरिजॉन्टल थोड़ी कोई फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं, हॉरिजॉन्टल में एक्सेशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, हॉरिजॉन्टल में एक्सेशन जीरो, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी सेम एज इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी व्हिच इज यू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो, तो ठीक है भाई यू कॉस थीटा। अब देखो जब ये पार्टिकल टक्कर मारेगा तो इसकी भाई साहब वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? बस 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 यहाँ पे कोलिजन के फंडे शुरू होंगे। हम लोग क्या पढ़े हैं, इधर देख, अगर तो कोई बॉडी किसी सरफेस को नॉर्मली हिट करती यू से, कितने से बाउंस बैक करेगी? ई टाइम्स हिटिंग वेलोसिटी। रिबाउंडिंग वेलोसिटी क्या पड़ता है? ई टाइम्स हिटिंग वेलोसिटी। तो देखो ध्यान से कि साहब रिबाउंडिंग वेलोसिटी होगी ई टाइम्स हिटिंग वेलोसिटी। यू से हिट किया तो नॉर्मली यू से रिबाउंड मारेगा। सब लोग थोड़ा ध्यान दें, यू साइन थीटा से हिट कर रहा है नॉर्मली, सरफेस के नॉर्मली, तो सरफेस के नॉर्मली क्या अब वो ई यू साइन थीटा कम हो गया वेलोसिटी, बिकॉज ई इज अ फ्रैक्शन इन इलास्टिक कोलिजन है रे। ई हो सकता है 1/2 हो, 1/3 हो, 1/10 हो, 1/100 हो, ऐसा है, ठीक है। तो ये फंडा है, मतलब इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल तो वही रहेगी यू कॉस थीटा। हाँ, पार्टिकल की जो इनिशियल वर्टिकल होगी वो सब यू साइन थीटा की जगह कितनी हो जाएगी? ई यू साइन थीटा। अब मान ले यहीं पे इलास्टिक कोलिजन होता तो इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 1 डाल दे तो सेम हो जाते। तो जितनी यहाँ पे वर्टिकल उतनी यहाँ भी वर्टिकल, तो जैसा प्रोजेक्टाइल यहाँ दिखता वैसे ही यहाँ भी दिखता। बट यहाँ पे वेलोसिटी कम हो गई तो वो जल्दी स्टॉप कर जाएगा या कम हाइट अटेंड कर पाएगा, इसलिए तुम्हें रिलेटिवली ये छोटा प्रोजेक्टाइल दिख रहा है। फंडा समझ पा रहा है? ये फंडा एक्चुअली। अब अगर तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो निकालना है, मैक्सिमम हाइट का रेशियो निकालना है, तो देखो कैसे निकालते हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या पड़ता है? 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, तो देखो जल्दी बोल, फोर्स वाले प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाय जी। क्लियर है? अब देखो ध्यान से भाई साहब, इसमें u sin थीटा क्या पड़ता है? इट इज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। फंडा पकड़, क्या धुआंधार फंडा है। और यहाँ पे ये जो u sin थीटा है, क्या फॉर द सेकंड प्रोजेक्टाइल मुझे रिप्लेस कराना पड़ेगा बाय u sin थीटा है। ये एक्चुअली लॉजिक है। तो सेकंड वाले प्रोजेक्टाइल का अगर मुझे टाइम लिखना होगा तो क्या मैं सीधा सीधा ये चिपका दूंगा? है ना, हाँ ना बोलते रहो। ये सुनो, 2u sin थीटा बाई जी। ये सुनो, बाकी सब वही है, जी की वैल्यू वही है, सिर्फ इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा ये कितना डाल देंगे? u sin थीटा। अब इन्हीं दोनों प्रोजेक्टाइल्स का जो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो है वो अपने को इधर रखा है।
तो देखो ए की वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं, दोनों का रेशियो है ना, डिवाइड करा दे। तो बोलो T1 कितना दिख रहा है, बोल T2 की वैल्यू कितनी दिख रही है, EU साइन थीटा, तो U साइन थीटा है ना, 2 ये सब उड़ जाएगा, जी उड़ जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या ए की वैल्यू तुम्हें 1:2 ही दिख रही है, क्या फाइनली ए की वैल्यू 1:2 ही दिख रही है। ऐसे ही उनके मैक्सिमाइड का रेशियो निकाल सकता है, ऐसे ही उनके रेंजेस का रेशियो निकाल सकता है। पहले इतना छापे। सो प्यारे बच्चों, अब हम लोग मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, दैट इज रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमाइड। सेकंड पार्ट पे आगे घुमाएंगे, ठीक है। रेंज में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमाइड आसान है, पहले उसकी बैंड बजाते हैं। इधर देख, मैक्सिमाइड का फॉर्मूला क्या पड़ता है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमाइड ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। सबको पता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, उसको मैंने लिख लिया U साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2G, एक ही बात है। अब देख ध्यान से, अगर मुझे फर्स्ट वाले प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमाइड पूछता तो मैं साहब सीधा सीधा लिख देता। देखो इस फॉर्मेट में इसलिए लिखा है बिकॉज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी की अपने को जरूरत पड़ेगी। भाई साहब U साइन थीटा क्या है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, यही तो है U साइन थीटा। ऐसे ही अगर दूसरे वाले का मैक्सिमम हाइट पूछता, अगर दूसरे वाले का मैक्सिमम हाइट पूछता, थोड़ा सा आपको चेंज डालना है, रस सेम। तो इस प्रोजेक्टाइल के लिए इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या डालेंगे, तो U साइन थीटा की जगह EU साइन थीटा डाल दिया, इसलिए उसको इस फॉर्मेट में लिख लिया था। ऐसा है, बाकी उड़ा दे। जैसे मान ले दोनों के मैक्सिमम हाइट का रेशियो C बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो C मतलब असलियत में H1/H2 उड़ा रहा हूँ, ठीक है। तो साहब U साइन थीटा का होल स्क्वायर है कि नहीं, और नीचे हो जाएगा EU साइन थीटा का 2G उड़ जाएगा, U साइन थीटा का होल स्क्वायर उड़ जाएगा। तो ध्यान सोच के बता, क्या C का आंसर ही आ जाएगा, ये सवाल है। तो अब साहब मूव करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज पे। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, इट इज़ U स्क्वायर साइन टू थीटा बाई G। क्या होता है, ठीक है। अब साइन टू थीटा को स्प्लिट कर ले, क्यों इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं भी तुम लोगों को क्लियर होगा। पहले फंडा समझ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड डिवाइड बाय, इसको और अच्छे से लिख ले। साइन टू थीटा का फॉर्मूला घुमा दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा तोड़ते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से फॉर्म में लिखेंगे। देखो क्या किया, 2 छोड़ दे, ठीक है। अब U स्क्वायर है, एक U को साइन के साथ लिख ले, दूसरे U को कॉस के साथ लिख लिया। ऐसा इसलिए लिखा है बिकॉज U साइन थीटा बन जाएगा प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, U कॉस थीटा तो ऑफकोर्स उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। जैसे मान ले फर्स्ट वाले का लिखेगा तो यार फर्स्ट वाले का तो सीधा सीधा बन गया, क्लियर है। अब देख सेकंड वाले के लिए तुम कैसे लिखोगे, वो थोड़ा सा अपने को पकड़ना है। क्लियर है, सेकंड वाले की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, तो U साइन थीटा की जगह मैंने उसको डाल दिया EU साइन थीटा। कितना डाल दिया है, EU साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों की कॉमन है, देख इसका भी बोलो U cos थीटा, इसका भी कितना है U cos थीटा, G तो दोनों के लिए कॉमन है। और इन्हीं रेंजेस का जो रेशियो है वो अपने को मान ले B दे रखा है, तो B डायरेक्टली हो जाएगा, उड़ा दे दोनों को, R1/2, R1 कितना हो जाएगा, U साइन थीटा U cos थीटा एंड होल डिवाइड बाय EU साइन थीटा U cos थीटा एंड डिवाइड बाय जी उड़ा दे, U cos थीटा U साइन थीटा 2 भी इनफैक्ट उड़ जाएगा। तो क्या फाइनली दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद। तो दिस इज द रेशियो ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल रेंजेस। ये आसान सा सवाल था। अब इसी को और एक्सटेंड कर सकता है। जैसे मान लो तो मैं पूछता, सवाल और मज़ेदार हो जाता, सवाल और आसान हो जाता। जैसे पूछता कि फर्स्ट वाले का और जो थर्ड वाला प्रोजेक्टाइल है बता उनके मैक्सिमम हाइट का रेशियो, या बता उनके रेंजेस का रेशियो, या पूछता बता उनके टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो। तो फंडे अपने को वही घुमाने हैं। देख क्या घुमाने हैं कि यार जब ये वाला पार्टिकल हिट करेगा तो क्या पक्की बात है आफ्टर कोलिजन, आफ्टर ए बाउंड, ठीक है। इधर देख U cos थीटा थोड़ी चेंज करेगा, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं है। वर्टिकल में हमें पता है जितनी वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंकते हो क्या पार्टिकल उतनी ही वेलोसिटी से हिट करता है। तो भाई साहब EU साइन थीटा से गया तो EU साइन थीटा से ही हिट करेगा। अच्छा, रिबाउंडिंग के बाद सेम लॉजिक, क्या रिबाउंडिंग लॉसी ई टाइम्स हिटिंग लॉसी। जब ये बाउंस बैक मारेगा तो रिबाउंडिंग वर्टिकल लॉसी बोलो कितनी हो जाएगी, इसका ई टाइम्स, इसका ई टाइम्स बोले तो E स्क्वायर U साइन थीटा। ये कहानी है। तो वेलोसिटी और छोटी हो जाएगी, प्रोजेक्टाइल और थोड़ा सा छोटा मिलेगा।
तो फिर से जहां जहां पे u साइन थीटा मिले उसको आप रिप्लेस करा देना ई स्क्वायर यू साइन थीटा। नेक्स्ट कोलेशन में ई क्यूब हो जाएगा, फिर नेक्स्ट कोलेशन में ई की पावर 4, नेक्स्ट कोलेशन में एंड सो ऑन। ऐसे ही nth में इसमें जनरलाइज कर सकता है। पूछेगा साहब आफ्टर nth है रिबाउंड, बता रेंज कितना, बता मैक्सिमाइट कितना, बता टाइम ऑफ फ्लाइट कितना कितना कितना। तो अब उसी तरह से तुम लोग बना ले जाओगे। बेसिक फंडा, यू कॉस थीटा हर एक कोलेशन में कांस्टेंट रहेगा। अब जो यू साइन थीटा की वर्टिकल वेलोसिटी है वो आफ्टर ईच रिबाउंड ई टाइम्स करते जा। फर्स्ट कोलेशन के बाद यू साइन थीटा, सेकंड के बाद ई स्क्वायर यू साइन थीटा, थर्ड के बाद ई क्यूब, nth के बाद ई की पावर एन साइन थीटा। तो वर्टिकल वेलोसिटी पता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है। अब जो मर्जी पूछ ले, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ ले, मैक्सिमाइट पूछ ले, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, ऐसा है। तो ऐसे सवाल बन सकते हैं, फंडा अपने को याद रखना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग मूव करते हैं एक धमाकेदार, ठीक है, जोरदार सवाल की तरफ, जबरदस्त कंसेप्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। सब लोग सवाल नंबर 13 में आ जाएं। सवाल नंबर 13 और सवाल नंबर 12 ध्यान से पढ़ें, मिलते जुलते सवाल है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, बाकी है दोनों में सिमिलर कंसेप्ट इन्वॉल्व, ठीक, फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से पढ़ें, थोड़ा सा लेंदी सवाल है, पेशेंस समझें। उसमें जो कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं, कैलकुलेशन पार्ट पे अपने को नहीं जाना है, ठीक है, वो तो तुम लोग बना लोगे घर में बैठे बैठे, ठीक है। जो कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है, क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो देखो। तो सवाल को ऐसे समझ, एक अपने पास वेज है, ठीक ये जो वेज है ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस बैठा हुआ है, एक ब्लॉक को प्रोजेक्ट कर रहा है, एम मास का ब्लॉक है v0 की वेलोसिटी से अलोंग दिस वेज। देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्रिक्शन इन बिटवीन एनी टू सरफेसेस, ना ब्लॉक और वेज के बीच में, ना वेज और ग्राउंड के बीच में, कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, सारे के सारे स्मूथ सरफेसेस हैं, ठीक है, कोई फ्रिक्शन का चक्कर नहीं, सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब ये मोशन क्या होगा, मोशन ये होगा कि जब तक तो ये फ्लैट सरफेस पे चल रहा है तब तक तो वेज का मूवमेंट नहीं होगा, वेज यहाँ पे फिक्स नहीं रहे, इट इज़ अ मूवेबल वेज। फिक्स होता तो बड़ा सिंपल सवाल हो जाता कि आया चढ़ गया ऊपर चला गया ठीक है, एडवांस का सवाल है रे, भारी सवाल है, ठीक है। तो ध्यान सुन, तो जब तक हॉरिजॉन्टल सरफेस चलेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही ये वर्टिकल सरफेस चलना शुरू करेगा वैसे ही ये जो वेज है ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देगा। तो सवाल उसने पूछा, जिस इंस्टेंट पे ब्लॉक इस वेज को छोड़ने वाला है यहां पे जब आ जाएगा तो बता उस इंस्टेंट पे ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी और वेज की वेलोसिटी कितनी। समझ ध्यान से, तोड़ो सवाल है, सवाल पढ़, क्या पूछा उसने। वेलोसिटीज ऑफ बोथ द ब्लॉक्स व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक रीचेस द अपर एंड ऑफ द वेज, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं सब कि जब जो ब्लॉक है, छोटा वाला ब्लॉक जस्ट छोड़ने वाला है सरफेस को, वेज को छोड़ने वाला है, तो लेट्स से उस इंस्टेंट पे जो वेज है उसकी वेलोसिटी v1 है और वेज के रेस्पेक्ट में स्मॉलर वाले की वेलोसिटी v2 है। अब सवाल ये आया कि हमने तो प्रोजेक्ट किया था स्मॉलर को, बड़ा वाला चला कैसे, मतलब व्हाट मेक्स दिस वेज मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, कौन है रे जो चला रहा है। तो सब लोग थोड़ा सा फील करें इस चीज़ को, इधर देख। तो भाई साहब बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे ही इसके वर्टिकल सरफेस पे ब्लॉक आएगा तो जितना नॉर्मल डायरेक्शन वेज ब्लॉक पे इधर लगाएगा, क्या उतना ही नॉर्मल डायरेक्शन ब्लॉक लेकिन वेज पे ऑपोजिट डायरेक्शन लगा देगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये फंडा है। एंड इट इज दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ दिस वेज इन दिस बैकवर्ड डायरेक्शन। ये फंडा एक्चुअली, जिसकी वजह से ये भागेगा। भाई साहब जब तक ये यहाँ पे चल रहा था तब तक थोड़ी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा था, जितना नॉर्मल एक्शन वेज ने ब्लॉक पे इधर उतना ही नॉर्मल एक्शन ब्लॉक ने वेज पे इधर लगाया। तो इस इंटरवल में तो वेज पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा ही नहीं था, तो चलेगा ही नहीं। जैसे ही ये वर्टिकल सरफेस पे आएगा वैसे ये भागना शुरू करेगा। तो मैंने मान लिया सब कि जिस इंस्टेंट पे ये जस्ट छोड़ने वाला है, ठीक है, बिगर वाले ब्लॉक को, उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v1, अच्छा ध्यान रखना ये v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर विद रिस्पेक्ट टू बिगर। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक। बिगर के रेस्पेक्ट में स्मॉलर की वेलोसिटी है, ठीक है। अब देख ध्यान से, क्या शानदार, क्या तोड़ू सवाल है। इस प्रोफाइल के सवाल में ना जब ब्लॉक आ जाता है, ट्रायंगुलर वेज आ जाता है, रेक्टेंगुलर वेज आ जाता है, तो ऐसे सवालों में दो ही कंसेप्ट होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो पहले हम लोग घुमाने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
तो बोलो कि साहब मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों अप्लाई कर सकते हैं? व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? जब तक सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तब तक सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, दैट इज कंजर्व रहेगा। ठीक है, तुम लोग ना सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन पे कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, ध्यान से देखो, क्या ब्लॉक और इस वेज का जो सिस्टम है उस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला जो नेट एक्सटर्नल फोर्स इट इज ऑलवेज 0। वर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्टिकल में तो लग रहा है, रे इसका mg लग रहा है तो सिस्टम पे नेट फोर्स लग गया। वर्टिकल डायरेक्शन थोड़ी मोमेंटम कंजर्व करा सकता है। ये ऐसे छोटे छोटे सवाल है रे, बड़े बड़े सवाल में काम आएंगे। ठीक है, ऐसा कोई भी तुम्हें सिस्टम दे देगा कि यार वेज है, ब्लॉक है, 4 ऑप्शन छाप देगा कि सिस्टम का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व्ड है, सिस्टम का वर्टिकल डायरेक्शन में कंजर्व्ड है, सिस्टम का हर डायरेक्शन में कंजर्व्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन है। और सवाल अच्छा करना होगा तो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन डाल देगा। तो ध्यान समझ, अगर यहाँ पे तुम ब्लॉक और वेज का सब सिस्टम मानोगे, ठीक है, तो इस पूरे के पूरे एंटायर सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में, देख क्या बोला मैंने, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो सब 0 ही रहेगा हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल नहीं। ध्यान से देख, ऐसा मैंने क्यों बोला, एवरीवन सी दिस, इधर देख। तो भाई साहब यहाँ पे हुआ क्या है, जितना नॉर्मलाइजेशन वेज ने ब्लॉक पे इधर लगाया उतना ही ब्लॉक ने वापस से वेज पे इधर लगाया, अकॉर्डिंग लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सारा आइजैक न्यूटन। ठीक है, अवर लेट एंड ग्रेट सर न्यूटन। ठीक है, तो ध्यान से देख, अच्छा वर्टिकल में तो लग रहा है यार, ठीक है, वर्टिकल में जो ग्राउंड है इस पे नॉर्मलाइजेशन लगा रहा है, इस वेज का वेट लग रहा है, इस ब्लॉक का वेट लग रहा है। ठीक है, तो ये एन एम जी बैलेंस हो जाएगा, लेकिन इस ब्लॉक का जो वेट है दिस इज एन अनबैलेंस फोर्स अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल में फोर्स लग गया तो वर्टिकल में मोमेंटम विल नॉट रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कंडीशन हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब तक फोर्स 0 तब तक मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और अगर फोर्स आ जाएगा मोमेंटम विल नॉट रिमेन कंजर्व्ड। ये फंडा है। तो ध्यान से देख, वर्टिकल में ऐसा फोर्स आ जाएगा, वर्टिकल में देयर इज एन अनबैलेंस्ड नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। फोर्स रहेगा, मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। वैसा फोर्स और मोमेंटम में रिलेशन क्या पड़ता है, अब फोर्स जब 0 होगा तभी तो dp/dt 0 होगा, और तभी तो p मतलब मोमेंटम कंजर्व हो पाएगा। हाँ, हॉरिजॉन्टल में ध्यान से देखें, जितना इसने इस पे इधर लगाया उतना ही ब्लॉक ने वेज पे लेके इधर लगा दिया। ये देखो, तो वेज और ब्लॉक का जो सिस्टम है उस पर हॉरिजॉन्टल में जो नेट फोर्स देख रहा है वो 0 है, इसलिए हॉरिजॉन्टल में वी विल यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इक्वेशन भाई तुम लोग थोड़ा सा पकड़ो, अब इक्वेशन पकड़ ध्यान से। ठीक है भाई, इक्वेशन ध्यान सुन, मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसे लिखी है। तो भाई साहब सिर्फ हॉरिजॉन्टल में पकड़ना है तुम्हें। हॉरिजॉन्टल मोमेंटम मतलब मास इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी पकड़ना नहीं है रे, हॉरिजॉन्टल में घुमा रहा है। किधर घुमा रहा है मैं लिख देता हूँ, इधर देख, ओनली अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो इनिशियली पूरे सिस्टम का पकड़ेगा, सिर्फ ब्लॉक का नहीं, सिर्फ वेज का नहीं, पूरे सिस्टम का। सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ब्लॉक एंड वेज। ठीक है, अब देख ध्यान से, तो भाई साहब पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना, मास इनटू वेलोसिटी, पूरे सिस्टम का फाइनली मोमेंटम। अब देखो, क्योंकि सिस्टम मतलब जो वेज है, वेज वाज इनिशियली एट रेस्ट, तो इसका इनिशियल थोड़ी होगा, इनिशियली सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक का ही मिलेगा, ये इनिशियली सिस्टम का है। अब देख फाइनली सिस्टम का सिर्फ हॉरिजॉन्टल में, अब देख, तो भाई साहब फाइनली वेज का कितना लिखेगा, m इंटू V1, कैपिटल M इंटू V1, वेज का मास मैंने कैपिटल M माना। ठीक है, तो m इंटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब सोचिए बता, ये जो ब्लॉक है, क्या ब्लॉक के पास आपको 2 वेलोसिटी मिलेंगी, ध्यान से समझ। ब्लॉक के पास एक वेलोसिटी वो जो कि इस वेज की है v1, दूसरा इस वेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक की वेलोसिटी v2 है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन की। भाई साहब जब भी बॉडी किसी फ्रेम में होती है तो बॉडी के अंदर वो वेलोसिटी हमेशा इंक्लूड रहती है जो कि उस फ्रेम की रहती है, समझ में आ रहा ना। जैसे मान ले इफ़ यू आर सिटिंग इनसाइड अ हॉट एयर बलून, तो यार जो वेलोसिटी बलून की है वो तो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी आ गई, और बलून के रेस्पेक्ट में तुमने पार्टिकल को फेंका, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा वेलोसिटी हो गई। वही फंडा यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक वेज के ऊपर बैठा है तो वेज की जो वेलोसिटी वो तो ऑलरेडी इसके अंदर होगी, प्लस वेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक की जो वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी वो तो होगी। खैर इससे मतलब नहीं है क्योंकि ये तो वर्टिकल की है, तो मैं तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम देखना है तो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी देखनी, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, स्मॉल m इंटू V1। इक्वेशन समझ में आ गई।
मतलब इनिशियली सिर्फ ब्लॉक का था, फाइनली वेज का m इंटू वी1 और फाइनली ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल में m इंटू वी1 और सारे सेम डायरेक्शन में, इसलिए मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया। मान ले इनिशियली कोई इधर जाता तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव चक्कर होता, लेकिन यहाँ पे कोई चक्कर नहीं होगा क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन के। इधर देख इनिशियली भी मोशन इसी डायरेक्शन में और फाइनली भी इधर देख इसी डायरेक्शन में, इसलिए प्लस माइनस का चक्कर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट तुम्हारा v1 निकल आएगा। यहाँ से सॉल्व करके देखोगे ना तो एक आंसर तो तुम्हारा यार डायरेक्ट आ गया v1 मतलब वेलोसिटी ऑफ दिस वेज। ये v1 हमने क्या निकाला है, वेलोसिटी ऑफ वेज व्हेन दिस ब्लॉक इज लीविंग द सरफेस ऑफ वेज। जब छोड़ने वाला है ना उस टाइम पे ब्लॉक के पास, मतलब वेज के पास इतनी वेलोसिटी होगी। अब ब्लॉक की अगर वेलोसिटी निकालनी है तो तुम्हें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी घुमानी पड़ेगी। देखो कैसे घुमाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, वेज और ब्लॉक का जो सिस्टम है उस पर लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं। सारे के सारे क्या, दो ही फोर्सेस हैं, एक ग्रेविटी, दूसरा नॉर्मल एक्शन, तीसरा कोई फोर्स ही नहीं है। सारे के सारे स्मूथ सरफेस हैं, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, कोई डेसिपेटिव फोर्स नहीं, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस यू कैन डेफिनेटली अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी घुमा सकते हैं। देखो कैसे कैसे घुमा रहे हैं, इक्वेशन में लिख रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बस ये इक्वेशन समझ लो तो सोच लो तुम्हारा जीवन सफल हो गया भाई साहब। धुआंधार इक्वेशन है, इक्वेशन सब लोग थोड़ा सा ध्यान से पकड़ें। तो भाई साहब यहाँ पे जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी घुमाने जाएगा तो सिस्टम की घुमाएगा। सिस्टम मतलब कंसिस्टिंग ऑफ वेज एंड ब्लॉक। तो देखे ऐसा है, इनिशियली जो वेज है वो तो रेस्ट पे था, कोई वेलोसिटी नहीं, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं। जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक की मिलेगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इनिशियली। अब देखो फाइनली जब ब्लॉक यहाँ पे है, ठीक, तो यहाँ पे कुछ होगी इस वेज की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इंटू वी वन स्क्वायर। तो देखो हाफ एम इंटू वी वन स्क्वायर ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके बाद में आएंगे, ठीक है। पहले समझो ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी। देखो ब्लॉक इनिशियली ग्राउंड पे ही था, ठीक है, एच की वैल्यू 0 थी, तो ब्लॉक की इनिशियली ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0 हो रही थी, इसलिए उसको हमने कंसिडर नहीं किया। एम जी एच है ना रे, एच वॉज 0, लेकिन फाइनली इसका ग्राउंड से हाइट कुछ एच आ गया, ये हाइट तुम्हें एच उसने दे रखा है, ठीक है। तो फाइनली ब्लॉक के पास कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जाएगी। अच्छा, वेज की तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल चेंज हो नहीं रही है, उसका सेंटर ऑफ मास पहले ही यहाँ पे था, फाइनली भी यहाँ पे, तो उसका सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से शिफ्ट नहीं कर रहा है, तो उसकी कोई भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, चेंज नहीं कर रही, इसलिए उसको हमने कंसिडर नहीं किया। हाँ, अब ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कैसे लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देखो। ब्लॉक के पास हमने देखा कि साहब ये दो डायरेक्शन में दो वेलोसिटी हैं, एक वो वेलोसिटी जो कि वेज की, दूसरा वेज के रेस्पेक्ट ब्लॉक की। तो क्या ध्यान से सोच के बताओ, ब्लॉक के साथ नेट वेलोसिटी कुछ ऐसी मिलेगी, विच इज अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है ना, ये वेक्टर बराबर हो गए, है कि नहीं। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस घुमा दे, तो क्या ब्लॉक की जो रिजल्टेंट टोटल नेट वेलोसिटी होगी वही होगी। तो अब ब्लॉक की अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी देखना है, देखो हमेशा ध्यान रखो, जब भी तुम किसी ब्लॉक का टोटल मोमेंटम देखते हो, टोटल काइनेटिक एनर्जी देखते हो, तो उसमें ब्लॉक की एब्सोल्यूट वेलोसिटी डालनी पड़ती है, उसकी ग्राउंड डायरेक्शन वेलोसिटी डालते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी डालते हैं, टोटल वेलोसिटी डालते हैं, नेट वेलोसिटी डालते रहते हैं, ऐसा है, समझ ध्यान से, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी भाई साहब ये हुई, तो हाफ एम इंटू इसका स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करेगा रूट हटा दिया, ये फंडा है, हाफ एम वी स्क्वायर डालेगा ना तो हाफ एम इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर डालेगा तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है। इक्वेशन समझ में आ गई। बाकी भाई साहब सिंपल कैलकुलेशन है, क्या करना है अपने को, v1 की वैल्यू यहाँ से उठाओ, इधर देखो v1 जहाँ दिख रहा है उसकी वैल्यू डाल दे, v2 यहाँ से निकल आएगा। भाई साहब इक्वेशन में दो ही तो अननोन्स हैं, एक v1 दूसरा v2, v1 निकाल चुका है, चिपका दे, जहाँ v1 दिख रहा है उसकी वैल्यू डाल दे, तो यहाँ से तुम्हारा v2 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो सवाल में आते हैं, सवाल में उसने अपने को क्या पूछा है, velocities of both the blocks when smaller reaches the upper end of the wedge। जब स्मॉलर वाला अपर एंड पे पहुंच चुका है तो बता दोनों की वेलोसिटी। तो देखो जो वेलोसिटी ऑफ वेज है, ठीक है ना, वो तो यार हम लोग निकाल चुके हैं, टेस्ट v1 ओनली, ठीक है, वो तो हमारे सामने है, निकल आया। हाँ, अगर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक पूछेगा तो ये कौन सी पूछ रहा है, टोटल वेलोसिटी, जो कि ये निकाली है, दिस इज द टोटल वेलोसिटी, ठीक है।
तो इसके लिए थोड़ा सा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। v1 की वैल्यू यहाँ से डाल के v2 निकाल लो, ठीक। और जब v2 निकल आए तो v1 और v2 दोनों डाल देना, वहाँ से आएगी ब्लॉक की टोटल वेलोसिटी। ये पहले पार्ट का जवाब हुआ, पहले इतना छापें। अब इसने सेकंड पार्ट में पूछा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बिगर ब्लॉक व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक अगेन हिट्स द बिगर ब्लॉक। क्या पूछा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बिगर व्हेन स्मॉलर अगेन हिट्स द बिगर ब्लॉक। अब ये थोड़ा भारी सवाल है, ठीक है। इसमें आगे का प्रोसेस भी तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा कि आगे का जो मोशन है वो कैसा। तो देखो, जैसे मान लिया जाए कि साहब जब ब्लॉक यहाँ पे था, अपर एंड पे छोड़ने वाला था, ये v1 था, ये साहब v2 था। अब ध्यान से सोचें, जब ये ब्लॉक छोड़ेगा तो क्या पक्की बात है प्रोजेक्टाइल में दौड़ेगा? भाई साहब इस पार्टिकल के अंदर एक v1 इधर, एक v2 इधर, तो नेट वेलोसिटी इधर हो गई और एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर है, तो पक्की बात है क्या पार्टिकल पैराबोला पकड़ के जाएगा? क्लियर? स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा रे। पार्टिकल का जो पाथ होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है। वेलोसिटी इधर, एक वेलोसिटी इधर, नेट वेलोसिटी इधर, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर, तो पार्टिकल पैराबोला पकड़ के जाएगा। जो वेज है वो तो चुपचाप हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन में जाएगा कि वेज भी पैराबोला पकड़ेगा। ब्लॉक जा रहा है, मैं भी जाएगा। तो समझ ध्यान से, एवरीवन सी दिस, इधर देख। तो फंडा ये है कि ठीक है भाई, जो ब्लॉक है वो तो गया यार पैराबोला पकड़ के, ये जो वेज है ये चुपचाप स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है। और क्या कुछ समय बाद तुम लोगों को वापस से उसी तरह की एक पोजीशन देखने को मिल जाएगी। मतलब कुछ समय बाद ये छोड़ के जाएगा और वापस से इस पे हिट कर देगा। ये धुआंधार मोशन हो रहा है। तो पहले मोशन समझ, ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ? क्यों जो ब्लॉक है लीव करने के वापस से कुछ समय बाद वापस से लैंड करेगा ओवर द सेम बिगर ब्लॉक। ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ? तो फंडा समझ यहाँ पे ध्यान से। भाई एक बार बताओ, जो पार्टिकल जा रहा है यार वो तो प्रोजेक्टाइल में जा रहा है। अब प्रोजेक्टाइल पाथ में, पैराबोलिक पाथ में, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें पता है, हमें क्या मतलब बच्चे को पता है, छोटे छोटे जो रहते हैं, पूछना कभी। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है? बोलेगा हाँ बिल्कुल रहती है, ठीक है। पूछना कभी बताएगा बहुत मारेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब प्रोजेक्टाइल मोशन है तो यार उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मतलब पार्टिकल मतलब ब्लॉक की जो v1 है वो पक्की बात है कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं करेगी। अब आते हैं बिगर ब्लॉक पे। क्या बिगर ब्लॉक की भी आफ्टर लीविंग, ठीक है, वेलोसिटी v1 कांस्टेंट रहेगी? तो पक्की बात है यार। एक बार बताओ, बिगर ब्लॉक पे अब थोड़ी कोई फोर्स लग रहा है। पार्टिकल था, ये नॉर्मल डायरेक्शन लगा रहा था, अब ये पार्टिकल हट गया यहाँ से तो फोर्स लगना बंद हो गया। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं, हॉरिजॉन्टल में एक्सेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट। ये फंडा है। तो अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ेगा। किससे दौड़ेगा? ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ेगा। मतलब फंडा ये हुआ कि छोड़ने के बाद इसकी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट और इसकी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर। अब सोचो तुम्हारे पास दो ऐसे बॉडीज आ गए हैं जिनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, तो क्या वो सेम टाइम में और सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलेंगे? हॉरिजॉन्टल घुमा रहा हूँ, इधर देख। हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जितनी वेलोसिटी ब्लॉक की उतनी ही वेलोसिटी वेज की, और दोनों की कांस्टेंट है। और जब तक स्पीड कांस्टेंट होती है यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फार्मूला। तो दो बॉडीज़ की हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम है, तो दोनों के दोनों सेम टाइम में क्या सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलेंगे। सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलने के लिए ये ब्लॉक वापस से इस वेज पे गिरेगा। एवरीवन सी दिस, जितने टाइम में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वेज चला उतना ही टाइम में उतना ही हॉरिजॉन्टल ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी चलेगा। हॉरिजॉन्टल क्या बोला? जितने टाइम में जितना डिस्टेंस वेज उतने ही टाइम में उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये ब्लॉक चलेगा। इसलिए कुछ समय बाद जो ब्लॉक है वापस से इस वेज पे ही गिरेगा, आगे पीछे नहीं गिरेगा कि पहले गिर गया या बाद में गिर गया या नहीं गिरा, ऐसा नहीं है। गिरेगा और वहीं से गिरेगा, क्योंकि दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। इसलिए दे विल ट्रैवल इक्वल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो सवाल उसने यही पूछा, बता वेज ने ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया है जब वापस से ब्लॉक इस वेज पे लैंड कर चुका है। तो बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। अप्रोच क्या है? इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, टोटल टाइम ऑफ मोशन,
और उतने टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इन टाइम से निकाल सकते हैं। दिस आइडिया, दिस अप्रोच अप्लाई कैसे करते हैं सुन। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, ध्यान सुनना, बहुत तोड़ू कंसेप्ट है, 2u sin थीटा बाई जी। अब ये बता u sin थीटा इसमें क्या पड़ता है, व्हाट इज u sin थीटा हियर। u sin थीटा होता है पार्टिकल की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। u sin थीटा क्या होता है बोलो, ये u है ये थीटा है, u cos थीटा u sin थीटा, दिस इज u cos थीटा, दिस वन इज u sin थीटा। u sin थीटा क्या होता है पार्टिकल की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। और ध्यान से देख, क्या यहाँ पे इस ब्लॉक की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी भाई साहब v2 दिख रही, तो क्या 2v2 बाय g आएगा। पार्टिकल के पास v1 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये u cos थीटा है, और v2 वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मतलब u sin थीटा, ये फंडा है। तो जहाँ भी u sin थीटा दिख रहा है ना, उसकी जगह v2 डाल दिया मैंने। तो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। अब इतने ही टाइम में तो वेज यहाँ से यहाँ तक भागा, तो कितना भागा नहीं निकाल सकता है, घुमा रे, डिस्टेंस बराबर स्पीड टाइम। अब देख वेज की भाई साहब स्पीड कितनी v1, और टाइम तो यार वही होगा, ये सुनो, टाइम थोड़ी चेंज करेगा, जितने टाइम में पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक उतने टाइम में वेज यहाँ से तक, तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम। दिस योर आंसर, ट्वाइस v1 v2 बाई जी। कुछ नहीं करना है, v1 v2 हम लोग निकाल चुके हैं फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, उनको यहाँ पे चिपका दे तो यहाँ से डिस्टेंस निकल आएगा। ये छोटा सवाल था, क्लियर। सो प्यारे बच्चों, जैसा हम लोग लास्ट सवाल बनाए हैं उसी तरह से एक और आसान सा सवाल आया, धमाकेदार सवाल। क्वेश्चन नंबर 12 पे सब लोग कॉन्सेंट्रेट करें, सवाल नंबर 12 में आ जाए, ठीक है। जैसा 13th बनाए ना, सिमिलर प्रोफाइल का सवाल है सवाल नंबर 12, ठीक है। थोड़ा सा बस लेंदी है, पेशेंस समझें, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट पे नहीं जाना है, जो कंसेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं, जो कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, उनको बस पकड़ना है, ठीक है। तो देखो ऐसा है, ये सब कह रहे कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनसे तुम्हारे जो कंसेप्ट्स हैं ना ज़बरदस्त हो जाएंगे, धुआंधार हो जाएंगे एकदम, मतलब धुआं धुआं हो जाएगा, और नहीं हो तो बताना ठीक है। तो इसमें भी उसी प्रोफाइल का एक सवाल है कि साहब एक वेज है मास का, कैप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये जो फ्लोर है कुछ नहीं किया ना, मतलब पक्की बात है, हम लोग मान के चलेंगे, सरफेस टू बी स्मूथ सरफेस। फ्रिक्शन होगा तो देगा, देख फ्रिक्शन के सवालों में हमेशा ध्यान रखें, अगर सवाल में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में या फ्रिक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तभी फ्रिक्शन कंसिडर करना है, अदरवाइज यू हैव टू नेग्लेक्ट, इग्नोर द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। देन यू हैव टू अज्यूम सरफेसेस टू बी स्मूथ सरफेसेस, बोले तो फ्रिक्शनलेस सरफेसेस, ठीक है। अब इसके ऊपर बिल्कुल टॉप पे एक छोटा सा ब्लॉक उसने एम मास का चिपका दिया है, ठीक है। ब्लॉक स्लाइड करना शुरू करेगा, जब ब्लॉक स्लाइड करते करते वेज के बॉटम पे आएगा। अब यहाँ पे वेज भी क्या है, फिक्स नहीं है रे, मूवेबल है। एडवांस का सवाल है रे, मेंस का थोड़ी है कि वेज को फिक्स करके चला दिया फिर पूछ रहा है वेलोसिटी कितनी होगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी घुमा के एक लाइन बढ़ा दी है, वही सा थोड़ी है रे, ठीक है। अब इसने सवाल पूछा पहले पार्ट में, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर ब्लॉक व्हेन इट रीचेस द बॉटम। एक एक करके डील करते हैं, ठीक है। कंसेप्ट पकड़ ध्यान से, ठीक है। ये तो देख धुआंधार कंसेप्ट है, मजा आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन्स फॉर जे एडवांस, मजा मजा, बोलो मजा आ रहा है कि नहीं ठीक है। अभी तो आएगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे मज़ा जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है। मज़े की पावर एन, वेयर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। इधर देख, तो भाई साहब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे जैसे ब्लॉक आगे बढ़ेगा, क्या जो बिगर ब्लॉक है आगे जाएगा या पीछे जाएगा, सोच के बता। आगे पिछू किधर जाएगा, पक्की बात है पीछे जाएगा। किधर जाएगा भाई साहब, पीछे जाएगा। क्यों पीछे जाएगा, थोड़ा सा लॉजिक सुन। इधर देख भाई साहब क्या होगा, जितना नॉर्मल रिएक्शन वेज ने ब्लॉक पे इधर लगाया, क्या उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक वेज पे, लेकिन एग्जैक्ट ऑपोजिट एक्शन लगाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट लगेगा वेज पे, विच विल मेक दिस वेज मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। एक्चुअली में ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर मोशन ऑफ दिस वेज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ये फंडा है। तो वेज आगे नहीं बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा ब्लॉक, वेज पीछे बढ़ेगा, तभी तो सेंटर ऑफ मास वेज पर आएगा। वो सेंटर ऑफ मास के फंडे लगेंगे सेकंड पार्ट में। तोड़ू सवाल है रे, एक कंसेप्ट ध्यान समझ, मजा आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है ठीक है तो ठीक है भाई, मैं मान लेता हूँ सब कि जब ये ब्लॉक चलते चलते बॉटम पे आ गया, ठीक, तो उस इंस्टेंट पे वेज की ऑफ कोर्स वेलोसिटी आपको पीछे की तरफ लेनी पड़ेगी, मैं मान ले रहा हूँ। उस इंस्टेंट पे साहब
वेज की वेलोसिटी v1, बिल्कुल सिमिलर सवाल है जैसा पिछला वाला बनाया है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है, बस एंगल का थोड़ा सा पकड़ना है तुम्हें, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ साहब वेज की वेलोसिटी v1 है और वेज के रेस्पेक्ट में जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी v2 है। v2 में लिख देता हूँ, ध्यान समझना, इट्स नॉट एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक, इट इज वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर, लेकिन बोलो विद रेस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक, ऐसा है, ठीक है, क्लियर है, अच्छी बात है, ठीक है भाई साहब। तो अब देखो ऐसा है, कैसा है, ध्यान से देखें, ब्लॉक और वेज का जो सिस्टम है, क्या सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। भाई साहब वर्टिकल फोर्स लग रहा है, वर्टिकल में यू कैन नॉट अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऐसे सवाल मेरे से पूछे गए हैं, कोई भी सिस्टम डाल देगा, पूछेगा मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन, अलॉन्ग एनी डायरेक्शन, मतलब ये सब पूछे गए सवाल हैं, ठीक है, तो याद रखना रे, सुन ले ध्यान से। तो देख, अगर तुम ध्यान से नोटिस करो वेज और ब्लॉक का सिस्टम, इधर देख, तो जितना इसने इस पर नॉर्मल इधर लगाया उतनी इसने, तो नॉर्मल डायरेक्शन तो भाई साहब आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल में ध्यान से देखें, तो वर्टिकल में क्या होगा, इस वेज का वेट लगेगा और ऑफ कोर्स जो ट्रैक है नीचे वाला ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गए, लेकिन ये जो स्मॉलर वाले का वेट है, दिस इज एन अनबैलेंस वर्टिकल फोर्स, तो वर्टिकल में यार फोर्स लग रहा है, यू कैन नॉट अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन, समझ पा रहा है ना रे, ऐसा है रे, वर्टिकल थोड़ी घुमा सकता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ, हॉरिजॉन्टल में ध्यान से देख, क्या हॉरिजॉन्टल में कोई नेट एक्शन फोर्स देख रहा है, सवाल ही नहीं है, जितना इसने इस पे नॉर्मल उतना इसने इस पे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एवरीवन सी दिस, क्या बोला कि साहब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम कांस्टेंट दैट इज कंजर्व्ड रहेगा, ये फंडा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व कराएगा, कैसे कराएंगे, इक्वेशन लिख रहा हूं, तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बज गई बैंड, ये क्या होता है, तो समझ ध्यान से, ठीक है। तो मैं अगर हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व करना है तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लॉस ही पकड़नी पड़ेगी। अब देखो वो लॉस थी कैसे, तो भाई साहब सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, सिस्टम मतलब कंसिस्टिंग ऑफ ब्लॉक एंड दिस वेज, पूरे सिस्टम का, ये भी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ये भी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो इसका भी मोमेंटम 0, इसका भी, तो इनिशियली तो 0 हो गया, फाइनली मतलब जो ये बॉटम पे आ गया, तो फाइनली कुछ वेज का कुछ ब्लॉक का, पहले वेज पे आते हैं, तो वेज का हो गया m/v1, लेकिन इधर पीछे की तरफ इसलिए नेगेटिव ले लिया, वैसा मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना, डायरेक्शन तो पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ब्लॉक की वेलोसिटी कैसे पकड़ी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा सब लोग कॉन्सेंट्रेट करना। इधर देख, ब्लॉक के पास तुम लोग थोड़ा ध्यान से नोटिस करो, क्या ये दो वेलोसिटी हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं, ये सुनो, देखो ब्लॉक इस वेज पे ऊपर लाई कर रहा है, तो उसके पास पहली वेलोसिटी वो हमेशा इंक्लूडेड रहती है जो कि इस वेज की है, विच इज v1 इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। दूसरा, वेज के रेस्पेक्ट में जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी, क्या बोला, वेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक की वेलोसिटी v2 इन दिस डायरेक्शन, ये फंडा है। तो वेज के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक की वेलोसिटी v2 है इन दिस डायरेक्शन। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखना पड़ेगा, टोटल नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है तो हॉरिजॉन्टल लॉस थी। अब देख हॉरिजॉन्टल लॉस कैसे देखेगा, अब ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल बराबर देख रहे हैं क्या, ये सुनो, v2 हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है, तो v2 का ये कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, v2 cos अल्फा। तो इस ब्लॉक की नेट वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन क्या 10 - 10 हो जाएगी, ये सुनो, ये फंडा है। जैसे मान ले v2 cos अल्फा 10 है और v1 की वैल्यू 5 है, तो नेट वेलोसिटी इधर हो जाएगी 10 - 5 मतलब 5 मीटर पर सेकंड, वो वाली गानी है। तो इसकी नेट वेलोसिटी इधर है, whose magnitude is v2 cos अल्फा माइनस v1, और सिंस पॉजिटिव एक्स एक्सेस की है इसलिए इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव ले ली। वेज की वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सेस, मोमेंटम बना रहे वेक्टर क्वांटिटी, इधर है पॉजिटिव इधर है नेगेटिव, ये फंडा है। बोल फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है जी सर। तो दूसरी इक्वेशन आएगी यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए इस प्रोफाइल के सवालों में ना दो ही इक्वेशंस हैं, तीसरा कोई इक्वेशन होता ही नहीं है। एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की आती है, दूसरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तीसरा कोई लॉजिक नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी घुमाते पूरे सिस्टम क्यों घुमाना है, क्या बोला, पूरे सिस्टम पे लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव एंड देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है, सिस्टम मतलब कंसिस्टिंग ऑफ ब्लॉक एंड वेज, उस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो तुम्हें कंजर्व कराना है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली और फाइनली। मैं लिख रहा हूँ, दिमाग लगाएं।
तो देखो कैसे कैसे इक्वेशन लेकर रहा हूँ, सब लोग ध्यान देना। इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी है नहीं। हाँ, इनिशियली डेफिनेटली इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। कितनी होगी? यहाँ पे मान लिया यहीं पे ग्राउंड है, यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh। फाइनली आते हैं, फाइनली मतलब जब ब्लॉक यहाँ पे आ गया तो कुछ इसकी काइनेटिक एनर्जी, कुछ इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1/2। अब इसकी जब काइनेटिक एनर्जी लिखने जाएगा तो यार इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी तुम्हें चाहिए होगी। अब हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी थोड़ी डालेगा रे, काइनेटिक एनर्जी जब लिखेगा तो उसमें एब्सोल्यूट वेलोसिटी डालनी पड़ेगी, उसमें टोटल वेलोसिटी डालनी पड़ेगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी डालनी पड़ेगी। वो निकालते कैसे बताऊंगा, टेंशन मत ले, अभी समझ ध्यान से। तो मैंने मान लिया कि तब इस ब्लॉक के पास दो वेलोसिटी है, एक v1 इधर, दूसरी v2 इधर। अब इन दोनों की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी तुम्हें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा। वहाँ पे a की वैल्यू ये डाल, b की वैल्यू ये डाल, और थीटा की वैल्यू खटाक 180 माइनस अल्फा डाल। ये सुनो, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला, एडवांस का सवाल है, थोड़ा सा तो आसान होगा, है कि नहीं? ठीक है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर, ये तो कुछ भी नहीं, तुम लोगों को रोटेशन में मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से जब रोटेशन पर अटैक करना शुरू करेंगे ना, टॉपलिंग ऑपलिंग उड़ाएंगे तब मजा आएगा तुम लोगों को। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। ठीक है, रोटेशन मजा मजा, परम आनंद की अनुभूति होगी तुम लोगों को सुबह सुबह। ठीक है, रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर ट्वाइस a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये क्वेश्चन समझ कैसे लिखी है, रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर, तो दो वेलोसिटी है ना इसके पास, a स्क्वायर b स्क्वायर ट्वाइस a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना, पूरा 180 है, अल्फा हटा दे, 180 माइनस अल्फा। कॉस 180 माइनस अल्फा क्या होता है, माइनस कॉस अल्फा। ये सुनो, साइन 180 माइनस थीटा है प्लस साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा है माइनस कॉस थीटा। ये सुनो, ठीक है, तो ये देख, तो इसकी वैल्यू आएगी साहब अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस, ठीक है साहब, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा घुमा दिया। अब देख, अब ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाला है इसको छाप रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इक्वेशन भारी भरकम बनेगी, ठीक है, उससे घबराने का नहीं है, बस कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, पहले समझ, v रिजल्टेंट का स्क्वायर है तो मैंने ये रूट हटा के एज इट इज चिपका दिया। अब ध्यान से देख, क्या v1 और v2 में एक इक्वेशन ये है दोस्त, क्या v1 और v2 की दूसरी इक्वेशन ये। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट बता दूं कि फाइनली तुम्हें कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलेगी। देखो, इसका जो सेंटर ऑफ मास है इनिशियली वहीं पे हाइट है, फाइनली भी उसी हाइट पे, चेंज नहीं हुआ। हाँ, ब्लॉक फाइनली रेफरेंस लाइन पे आ गया, ब्लॉक की फाइनली पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, तो फाइनली सिर्फ तुम्हें काइनेटिक दिखेगा, कोई भी पोटेंशियल नहीं दिखेगा। ये फंडा है। ठीक है, अब ध्यान से देख, क्या दो इक्वेशन दोनों से देख रहे हैं, यहाँ से v1 भी निकल आएगा, v2 भी निकल आएगा। अब सवाल पे आते हैं, उसने पूछा क्या था पहले पार्ट में, उसने बोला वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स व्हेन स्मॉलर ब्लॉक रीचेस। अब देखो, जो बिगर ब्लॉक की वेलोसिटी है वो तो ठीक है भाई, v1 होगी, बिगर वाले का जो वेलोसिटी है वो तो यार v1 है, लेकिन अगर स्मॉलर की वेलोसिटी पूछ रहा है तो वो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, और वो रिजल्टेंट वेलोसिटी ना यहाँ से निकालेगा। एवरीवन सीधा सीधा देख, वो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना वो यहाँ से निकालोगे। कहाँ से बोलो? तो पहले क्या करें, दोनों इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करें, v1 v2 निकाल रहे हैं। ठीक, फिर उस v1 v2 को यहाँ पे डालेगा, वहाँ से आएगा स्मॉलर का रिजल्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब टोटल वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो स्मॉलर वाले का जो वेलोसिटी होगा ना वो ये होगा रे, बिगर वाले को तो सीधा सीधा v1 हो जाएगा, स्मॉलर वाले का निकालने के लिए v1 v2 यहाँ पे डालना पड़ेगा, वहाँ से निकलेगा। ये फर्स्ट पार्ट है। अब इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है वो आसान पार्ट है। इसने बोला कि साहब ऑल्सो फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज टिल द ब्लॉक रीचेस द बॉटम। और अभी यही नहीं खत्म हुआ है, ठीक है, अभी और भी है, रुको जरा, थमो तो सही और भी है, धक्का मुक्की नहीं। ठीक है, ध्यान सुन, क्या बोला, एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास टिल द ब्लॉक रीचेस। ठीक है, जय माता दी। आओ देखते हैं, ये जो उसने पूछा कि फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, तो देख एवरीवन सी दिस, इधर देख, जैसे मान लो यहाँ से सब जर्नी शुरू होती है, ठीक, ये वाला जो साइड है मैं L मान लेता हूँ, L को हम लोग मैथमेटिकली निकाल लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, देख अब क्या हुआ, ये आगे बढ़ रहा है लेकिन ये पीछे जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे मार रहा है, उसका एक कंपाउंड इस पे लग रहा है तो पीछे भाग रहा है। अब देख ध्यान से, जिस इंस्टेंट पे
इंस्टेंट पे छोटा वाला बॉटम पे आया, छोटा वाला बॉटम पे आया, ठीक है, ये ले, मैंने मान लिया था उस इंस्टेंट पे जो वेज है अपनी पोजीशन से x भागा, यहाँ से भी वही x है और सब यहाँ से भी उतना ही x है, ठीक है। ये आगे बढ़ रहा है, खच 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 खच, ये पीछे भाग रहा है, कुछ 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 कुछ। तो जब ये बॉटम पे आया तो ये थोड़ा सा x खिसक गया, यही x निकालना है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक रीचेस द बॉटम? दिस इज द x वी आर लुकिंग फॉर, ठीक है। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा एक सिचुएशन रिलेट कर देता हूँ। ऐसा एक सवाल याद करो, क्या हम लोग सेंटर ऑफ मास कोलिजन्स लेवल 1 में कर चुके हैं? डू यू रिमेंबर? एक प्लैंक है, उस पर आदमी बैठा है, आदमी चलता है, कुछ 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 कुछ, प्लैंक पीछे भागता है, खच 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 खच, ये सुनो। तो जिस इंटरवल में आदमी प्लैंक के एक एंड से दूसरे एंड तक भागा, उस इंटरवल में प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना? तो जैसा ये सवाल किया वैसा ये सवाल है, एंगल देके घबराने का नहीं, वेज है, ब्लॉक है, दुनिया भर का ताम झाम है, वैसे ही सवाल है। तो इस सवाल में हम लोग कंसेप्ट किसका घुमाते हैं? सेंटर ऑफ मास का। सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 0, सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन 0, सेंटर ऑफ मास की इनिशियल लॉसेज 0, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 कराते हैं। बस वही अप्रोच यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, यहाँ पे दोनों डायरेक्शन मोशन हो रहा है, लेकिन हम लोग डील करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल को, ठीक है। तो देखो तुम लोग ना सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के हॉरिजॉन्टल मोशन पे कॉन्सेंट्रेट करो। किस पे? हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ सिस्टम। और जब मैं सिस्टम बोलता हूँ इसका मतलब है कंसिस्टिंग ऑफ ब्लॉक प्लस वेज, ठीक है। अब देख ध्यान से, इधर देख। तो सिस्टम के लिए तुम लोग अगर थोड़ा सा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करो, सिस्टम पे अगर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से फोकस करो, तो क्या सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में, भाई साहब हॉरिजॉन्टल में बोल रहा हूँ, क्या सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है? अरे तभी तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम के अंदर वो कराया था रे, भूल गया, ठीक है। अभी भी तो थोड़ी देर पहले देखा रे, इसने इस पे लगाया, इसने इस पे लगाया। वर्टिकल में देखो ग्रेविटी लग रही है यार, तो वर्टिकल में फोर्स लग रहा है, तो वर्टिकल में सेंटर ऑफ मास डिस्कस करेगा, वो आखिरी पार्ट में उसने पूछ लिया, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं, तो बोल सकता हूँ हॉरिजॉन्टल में सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन 0। भाई साहब एक्सेशन क्या पड़ता है? नेट एक्शन फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, फोर्स ही नहीं है, किस बात का एक्सेशन? अब सोच के बता, क्या सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे था? भाई साहब इनिशियली इसकी भी वेलोसिटी 0, इनिशियली इसकी भी वेलोसिटी 0। भाई साहब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पड़ता है? m1 v1 m2 v2, m1 m2। तो इनिशियली v1 भी 0, v2 भी 0, तो vcm 0 हो गया। अब सोच के बता, सेंटर ऑफ मास के पास ना इनिशियल वेलोसिटी है, ना उसके पास कोई एक्सेशन है, तो क्या सेंटर ऑफ मास का जीवन में कुछ नहीं हो सकता है? बैठा रहेगा जैसे, ऐसा है, ठीक है। क्या बोला? अगर बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ना बॉडी के पास एक्सेशन है, तो क्या ऐसी बॉडी का जीवन में कुछ हो सकता है? जैसे ये बॉडी है, अब इसको तुम्हें चलाना है, तो कुछ ना कुछ तो इसके साथ करना पड़ेगा, या तो फोर्स लगा, या फिर इसको प्रोजेक्ट कर, वेलोसिटी दे। अब ना इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है, ना उसमें फोर्स लगा रहा है, ना एक्सेशन दे रहा है, तो बॉडी बैठा रहेगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 रहेगा। इधर देख, इक्वेशन ऑफ मोशन से समझ ले, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0, बॉडी का एक्सेशन 0, इसलिए बोल सकता है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0। तो ये कहानी हम लोग सेंटर ऑफ मास के लिए घुमाने वाले हैं। मतलब सेंटर ऑफ मास के पास ना इनिशियल वेलोसिटी, ना कोई एक्सेशन, इसलिए सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 रहेगा हॉरिजॉन्टल में। तभी तो ये हो रहा है यार कि ब्लॉक इधर भाग रहा है, वेज इधर भाग रहा है, सेंटर ऑफ मास वहीं है, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। ये देख, खचाक खुचुक, सेंटर ऑफ मास वहीं बैठा है, ये ब्लॉक आगे खच 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 खच, वेज पीछे कुछ 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 कुछ। जैसे पर्सन और प्लैंक का एग्जांपल दिया था, पर्सन आगे प्लैंक पीछे, सेंटर ऑफ मास वहीं बैठा है, वही वाला है कंसेप्ट, ये फंडा है, ठीक है। तो अब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट का वो वाला फॉर्मूला घुमाएगा, m1 r1 m2 r2 m1 m2। तो देखो ध्यान से, बस बज गई बैंड सवाल की, एक लाइन में बैंड बाजा बज गया, ठीक है। तो देख ऐसा है, तो देख, तो RCM 0 हो गया, ठीक है। सिर्फ हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जो है हॉरिजॉन्टल देखा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो m1 1 मान ले मैंने वेज के लिए लिया, तो वेज का मास कैपिटल M, वेज का डिस्प्लेसमेंट x इधर है, लेकिन इसलिए मैंने माइनस ले लिया, ठीक है। अब देखो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? ब्लॉक का मास m है और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, ये इंटरेस्टिंग है, ये सब थोड़ा सा पकड़ना। तो ध्यान से देख के बता, क्या ब्लॉक की इनिशियल पोजीशन ये थी? क्या ब्लॉक की फाइनल पोजीशन ये?
क्या ब्लॉक का भाई साहब हॉरिजॉन्टल में इतना ही डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, विच इज ऑफ कोर्स L माइनस एक्स। हाँ बच गई बैंड सवाल की। आई रिपीट, ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट कैसे लेगा, ध्यान सुन ले, इधर देख, ये पूरा L है, ठीक है, उसमें से x हटा दे, L माइनस एक्स ही तो है, लेकिन ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सेस का है एंड देयरफॉर बाय कन्वेंशन इट इज पॉजिटिव। ये फंडा है दोस्तों, इक्वेशन समझ आ गए। एंड डिवाइड बाय m1 प्लस m2, आरसीएम का फॉर्मूला घुमा दिया, m1 r1 m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, x निकल आएगा, ठीक है। तो देखो ये सब जीरो से मल्टीप्लाई होकर शहीद हो जाएंगे। अब तुम पूछोगे साहब L तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन निकाला जा सकता है, ठीक है। इधर देख, अब एडवांस का सवाल है, हर चीज़ थोड़ी देगा, खुद भी तो सोचो, ठीक है। आजा इधर देख, तो देख L हम कैसे देख सकते हैं। देखो ये तो मैं H पता था, ये अल्फ़ा पता था, और यार ये जो बेस का लेंथ है ये मैंने L माना था, वेज के बेस का लेंथ, ठीक है। तो यार एक बार बता, H पता अल्फ़ा पता, L निकाल सकता है, tan थीटा घुमाना। इधर देख, तो tan अल्फ़ा हो जाएगा H बाय L, खटाक बच गई बैंड, L हो जाएगा H कॉट अल्फ़ा। ये सुनो, H बाई tan अल्फ़ा आएगा 1 बाई tan अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा, तो L की जगह ये डाल दे। तो भाई सेकंड पार्ट में उसने जो पूछा उसका साहब जवाब ये है। मतलब जिस इंटरवल में ब्लॉक टॉप टू बॉटम आया उस इंटरवल में वेज का डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ। ये छोटा सवाल है, छाप लीजिए। तो इसमें वन मोर पार्ट इज लेफ्ट। आखिरी में उसने पूछा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज तो हो गया थर्ड पार्ट में, ऑल्सो फाइंड आउट क्या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास टिल द ब्लॉक रीचेस द बॉटम। ये क्या बात हुई, ठीक है। देखो ध्यान सुनना, क्या बोला, जिस इंटरवल में सब ब्लॉक टॉप टू बॉटम आया उस इंटरवल में वेज और ब्लॉक का जो सिस्टम है उसके सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, ठीक है। सब लोग ध्यान सुनना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। देखो मैंने क्या बताया था, वेज ब्लॉक के सिस्टम का हॉरिजॉन्टल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, हॉरिजॉन्टल में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्टिकल में फोर्स लग रहा है इसलिए वर्टिकल में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तभी वो पूछ रहा है। एवरीवन सी दिस, फंडा क्लियर करना यार, रटना नहीं है चीज़ों को, ठीक है। नॉर्मल रेशन कैंसल आउट हो गया, ठीक है, ग्राउंड का नॉर्मल रेशन वेज के वेट को बैलेंस कर गया, लेकिन ब्लॉक का जो वेट है दिस इज एन अनबैलेंस फोर्स। इस फोर्स की वजह से भाई सिस्टम के सेंटर ऑफ मास में फोर्स लगेगा तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होगा। वही पूछ रहा है, बताओ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में तुम्हें हिट करना पड़ेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में ये फॉर्मूला घुमा, m1 r1 m2 r2 m1 m2, हाँ ना तो बोलो भाई, ठीक है। अब ध्यान से देख क्या क्या वैल्यू डाल रहा हूँ, सिर्फ वर्टिकल में और बैंड बाजे बज गए, दिस आंसर हो गया रे, सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो सारी वैल्यू वर्टिकल के लिए, तो पहले मैं स्मॉलर वाले का डील कर रहा हूँ, तो उसका मास सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखना है। सी ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये होगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये होगा उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैं देखना है क्या वर्टिकल में, तो भाई साहब इनिशियली यहाँ पे था, इनिशियल ये पोजीशन, फाइनल ये पोजीशन, तो दोस्त वर्टिकल में तो ऐसे ही होगा ना। अब देखो जो वेज है इसका यार सेंटर ऑफ मास थोड़ी हिला है, इसका वर्टिकल डायरेक्शन में, इसका इनिशियली भी सेंटर ऑफ मास यहाँ, फाइनली भी सेंटर ऑफ मास यहाँ, तो क्या वेज वाले का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है? वर्टिकल बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल हुआ है, वर्टिकल में नहीं हुआ है भाई। वेज तो ऐसे जा रहा है, ठीक है, खच 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 खच, तो इनिशियली भी सेंटर ऑफ मास उतनी लेवल पे, फाइनली भी उतनी लेवल पे, उसका सेंटर ऑफ मास वर्टिकल में डिस्प्लेस नहीं हुआ है, हाँ हॉरिजॉन्टल में हुआ है, ये फंडा है, इसलिए उसका मैंने r2 0 डाल दिया एंड डिवाइड बाय m1 प्लस m2, खटाक। तो एक्चुअली में दिस इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्मॉलर एंड वेज पूरे सिस्टम का अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। क्लियर? अब छापें। सो प्यारे बच्चों, अब हम लोग मूव करते हैं एक और बहुत दमदार सवाल पे, ज़बरदस्त ज़ोरदार सवाल पे, धमाकेदार सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाएं। सवाल नंबर जो 14 है PYQ है, जेईई एडवांस में पूछा हुआ सवाल है और 2 लाइन का सवाल है, ठीक है। और इस प्रोफाइल के कई सारे सवाल मेंस में भी पूछे गए हैं, ठीक है, समझे ध्यान से। एक छोटा सा कंसेप्ट है,
सवाल तो 2 लाइन का है, उसमें कुछ है नहीं, कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व है वो पकड़ना है रे, ठीक है। एडवांस में जो हम लोग सवाल बना रहे हैं उसमें कंसेप्ट क्या क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। इन कंसेप्ट को तुम्हें अलग से नोट्स बनाने हैं, और जब तुम एडवांस का एग्जाम देने जाओगे, एडवांस छोड़ मेंस का एग्जाम देने जाओगे, तो ये नोट्स रिवाइज करके जाना है। पूरी इतने भारी भरकम मॉड्यूल थोड़ी रिवाइज करके जाओगे रे, ठीक है। जो नोट्स बना रहे हो, जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट मैथड्स हैं, उनके नोट्स जरूर बनाना चाहिए। वही नोट्स तुम रिवीजन टाइम में काम होगे। इवन जब टेस्ट देने जाओगे, जैसे मान ले हमारे यहाँ टेस्ट होता है सेंटर ऑफ मास कोलेजन लेवल 2 का, तो वो जो नोट्स बना रहे हो वो रिवाइज करके जाना है, क्योंकि उन्हीं में शॉर्ट ट्रिक्स एंड ट्रिक्स, ठीक है, टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं। तो नोट्स जरूर है ना, नोट्स मेकिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप मेकिंग नोट्स। तो जैसे मान ले उसने बोला कि भाई 2 kg है, इसको वेलोसिटी दे दिया 1 मीटर पर सेकंड, और ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसका भी मास मान लो बराबर दे रखा है। इनिशियली जो स्प्रिंग है रिलैक्स है, परफेक्टली रिलैक्स है। तो देख ऐसा है, सब लोग ध्यान देना, ठीक है भाई। तो ये क्या कर रहा है, टक्कर मार रहा है। इनिशियली स्प्रिंग जो है रिलैक्स पोजीशन है, नॉर्मल लेंथ में, नीदर स्ट्रेच नॉर कंप्रेस्ड। अब टक्कर मारा, पूछा उसने फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फर्स्ट क्लास। कितने अमाउंट से जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फर्स्ट क्लास। इधर देख, तो देख यहाँ पे मोशन को एनालाइज करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोशन कैसे होगा, ठीक है। इधर देख, तो क्या होगा, ब्लॉक जब टक्कर मारेगा तो स्प्रिंग कंप्रेशन में जाएगा। Whenever the spring is in the state of compression, it exerts pushing force. जब भी स्प्रिंग कंप्रेशन में होगा तो वो क्या करता है, पुशिंग फोर्स मारता है। इस पुशिंग फोर्स की वजह से क्या होगा, ये जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी घटेगी, ये जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। फील कर थोड़ा सा असलियत में क्या हो रहा है। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी तो 0 है, लेकिन जैसे ही इसने स्प्रिंग को टक्कर मारा है, स्प्रिंग को कंप्रेस कराया, तो व्हेनेवर द स्प्रिंग इज इन द स्टेट ऑफ कंप्रेशन इट एक्सर्ट्स पुशिंग फोर्स। तो देखो स्प्रिंग क्या है, फैलने की कोशिश करेगा, पुशिंग फोर्स लगाएगा। तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे इधर लगाएगा फोर्स, उतना ही ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे लेकिन इधर लगा देगा। अब ध्यान से देखो, अब कहानी यार इंटरेस्टिंग हो गई, खेल शुरू होता है। अब इसकी वेलोसिटी इधर लेकिन फोर्स लगा रहा, तो क्या इसका मोशन रिटार्डेड हो गया, उल्टा इसकी वेलोसिटी 0 थी, फोर्स लग गया, तो क्या इसका मोशन एक्सेलरेटेड हो गया। ये फंडा है दोस्त। मतलब अब समय बढ़ने से इसकी वेलोसिटी बढ़े, समय के बढ़ने से इसकी वेलोसिटी दोस्त घटेगी, लेकिन समय के बढ़ने से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। दिखा रहा हूं, फील कर। मैं ये समझा रहा हूं कि ये देख ऐसा है कि मान ले ये लेफ्ट वाले की वेलोसिटी इनिशियली ज़्यादा थी, ये राइट वाले की बिल्कुल 0 थी, लेकिन जिसकी ज़्यादा है उसकी कम होगी, जिसकी कम थी बढ़ेगी। मतलब मामला पता है क्या होगा, इसकी जिसकी ज़्यादा है उसकी कम होगी, जिसकी कम है उसकी बढ़ेगी। खच 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 कुछ 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 खचाक। एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, ज़रूर आएगा, सबका आता है, अपना टाइम आएगा, ठीक है, बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। कब आने वाला है 2023, ठीक है। तो ध्यान सुनना सब लोग, क्या बोला कि एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की वेलोसिटी इक्वलाइज हो जाएगी। क्या दैट इज द इंस्टेंट व्हेन कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज मैक्स। ये फंडा समझ ले, सोच लो तुमने गंगा नहा ली। आई रिपीट, मैंने क्या बोला, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, इसकी कम थी, जिसकी ज़्यादा है उसकी गिरेगी घटेगी, जिसकी कम है उसकी बढ़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब वेलोसिटी इक्वलाइज हो जाएंगी। दैट इज द इंस्टेंट व्हेन कंप्रेशन द स्प्रिंग इज मैक्स। ध्यान सुनना, जिस इंस्टेंट पे साहब इसकी भी V0 और इसकी भी V0, उस टाइम पे क्या मैं बोल सकता हूँ साहब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। ऐसा मैंने क्यों बोला है, थोड़ा फील कर। उसके बाद पता है क्या होगा, ये जो कंप्रेशन है ये थोड़ा सा घटना शुरू हो जाएगा, कंप्रेशन कम हो जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन आपको इसी स्टेट में मिलेगा। क्यों, क्योंकि भाई एक बार बता, ठीक है भाई, वेलोसिटी इक्वलाइज हो गई, लेकिन अभी भी तो देख स्प्रिंग में है तो कंप्रेशन ही, तो स्प्रिंग इस पे पुशिंग फोर्स इधर ही लगाएगा, स्प्रिंग इस पे इधर पुशिंग फोर्स इधर ही लगाएगा। तो क्या यार अब इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी, और क्या इसकी वेलोसिटी और घटेगी, तो यार गैप बढ़ गया ना, कंप्रेशन घट गया। भारी कंसेप्ट है रे, ध्यान समझ। क्या बोला क्या बोला क्या बोला, फिर सुन ध्यान से। एक बार वेलोसिटी इक्वलाइज होगी, उसके आगे की प्रोसेस क्या होगी। अभी भी यार फोर्स इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो अभी वेलोसिटी उसकी और कम होगी और इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी, तो यार गैप बढ़ गया ना, कंप्रेशन घट गया। भाई फील कर थोड़ा सा
क्या ये ब्लॉक स्प्रिंग को कब तक दबाएगा? क्या जब तक इसकी लॉसी को एक्सीड करेगी? मतलब समझ रहा ना वीडियो, फील आ रही है? ये ब्लॉक स्प्रिंग को कब तक दबाएगा? जब तक इसकी लॉसी ज़्यादा रहेगी। मतलब समझ रहा ना, ऐसा है। अच्छा, उल्टा हो जाए अगर इसकी लॉसी ज़्यादा इसकी लॉसी कम, मतलब ये देखो गैप बढ़ रहा है तो कंप्रेशन घट गया, ये फंडा है। तो इसलिए तुम लोग ऐसे याद रख लो, इस प्रोफाइल के कई सारे सवाल पूछे आ चुके हैं। एडवांस छोड़, एडवांस का हमें पता है जो पुराने सवाल हैं वो मेंस में आते हैं, और जो ज़्यादा पुराने सवाल हैं नीट में पूछ लेता है। दोनों में सवाल पूछे गए, एडवांस में भी, मेंस में भी और नीट में भी। तो ध्यान सुन ले, जब भी इस प्रोफाइल के सवाल आए तो याद रख लो कि उस टाइम पे, उस इंस्टेंट पे कंप्रेशन मैक्सिमम होता है जब दोनों की लॉसी बराबर होगी, क्योंकि जब तक इसकी लॉसी ज़्यादा रहेगी तब तक ये स्प्रिंग को दबाएगा, तब तक कंप्रेशन बढ़ेगा। जब तक इसकी लॉसी से ज़्यादा है, ये देख, ये 10 से ज़्यादा है, ये 10 से जा रहा है, ये 5 से जा रहा है, तो ये देख कंप्रेशन हो रहा है, ये देख कंप्रेशन हो रहा है। दोनों जा रहे हैं लेकिन ये ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है तो ये दबाएगा, कंप्रेस होगा। और उल्टा होगा क्या? अगर इसकी लॉसी बढ़ेगी, इसकी लॉसी कम होगी, तो यार ये ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है, ये धीरे जा रहा है, ये देखो गैप बढ़ रहा है, तो यार कंप्रेशन कम हो गया ना रे। इसलिए ध्यान रखो, कंप्रेशन मैक्सिमम कब? जब दोनों की लॉसी एग्जैक्ट बराबर। आई होप अब तुम्हें फंडा क्लियर हो गया होगा। बाकी सवाल बनाने के 2 इक्वेशंस हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ध्यान सुन, इधर देख, पहले हम लोग घुमाने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन। क्यों घुमाने वाले हैं, पहले फंडा क्लियर कर। इधर देख, अब हम लोग उस मोमेंट पे चलते हैं जहाँ पे दोनों की वेलोसिटी बराबर हो चुकी है, इसकी भी हिसाब v0 और इसकी भी हिसाब सेम v0। ठीक है, इधर देख, तो ध्यान से देखो, क्या यार दोनों ब्लॉक्स का जो सिस्टम है, क्या सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है? क्योंकि जितना स्प्रिंग ने इस ब्लॉक पे फोर्स इधर लगाया, क्या स्प्रिंग ने उतना ही फोर्स इस ब्लॉक पे लेकिन इधर लगाया? बाकी एन और एम जी यार वो तो वर्टिकल के फोर्सेस हैं, वो तो सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए लगते हैं, जैसे है कि नहीं। तो एम जी हो गया, नॉर्मल हो गया, वर्टिकल में वैसे भी कोई मोशन नहीं, फोर्स बैलेंस आएंगे। मतलब दोनों ब्लॉक्स का जो सिस्टम उस पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। और भाई साहब यही तो कंडीशन होती है फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब तक फोर्स 0, सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम दोस्त कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व रहेगा, ये फंडा है। ठीक है, अब इधर देख, तो एक काम करते हैं कि इनिशियल मोमेंटम देखते हैं, फाइनल मोमेंटम देखते हैं। तो इनिशियली मोमेंटम और फाइनली मोमेंटम। भाई साहब हाँ ना तो बोलो, क्या पहली क्वेश्चन सबको क्लियर है? इनिशियली इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, इसका मोमेंटम 0। इसके पास मास इंटू वेलोसिटी, तो 2 × 1 हो गया। फाइनली कुछ इसका प्लस कुछ इसका, अब फाइनली इसका भी बोलो 2 × v0, इसका भी मास दोनों का बराबर है, वेलोसिटी भी बराबर हो गई। यहाँ से डायरेक्टली v0 निकल आएगा। दूसरी इक्वेशन लिखेंगे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो इक्वेशन देखो कैसे लिखते हैं। दोनों ब्लॉक्स का अगर सिस्टम तुम लोग ध्यान से एनालाइज करो तो सिस्टम पे लगने वाला सारे के सारे जो फोर्सेस हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, एंड देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एसेंशियली रिमेन्स कंजर्व्ड। तो अब साहब हम लोग दूसरी इक्वेशन लिखने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। ठीक है, तो देखो ऐसा है, बैंड बाजे बज चुके हैं, बज गए बैंड। इक्वेशन समझ मैंने कैसे लिखी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब पूरे के पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी, टोटल फाइनल एनर्जी। तो देखो ध्यान से, इधर देख, तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv², ½ m हो गया, v हो गया। ठीक है, फाइनली कुछ काइनेटिक कुछ पोटेंशियल। तो देखो कितनी काइनेटिक कितनी पोटेंशियल एनर्जी, एवरीवन सी दिस। तो इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ½ mv², तो m कितना हो गया 2, और वेलोसिटी v0। इसकी भी क्या उतनी होगी क्योंकि मास भी बराबर है, वेलोसिटी बराबर है। प्लस फाइनली सिंस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन डेल्टा एल आ चुका है, जो कि अपने को पूछ रहा है, तो फाइनली अगर कंप्रेशन पता है तो फाइनली एनर्जी नहीं लिख सकता है भाई साहब। स्प्रिंग की वजह से स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, विच इज ½ k∆L²। तो काइनेटिक तो होगी ही होगी, इसके अलावा स्प्रिंग की वजह से स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। देखो इनिशियली साहब स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ में था, डेल्टा 0 था, रिलैक्स था ना तुम लोगों की तरह, तो डेल्टा 0 ½ k∆L² 0 हो जाएगा, इसलिए इनिशियली कोई भी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं दिख रही। फाइनली डेल्टा आ गया है भाई। स्प्रिंग में हमें पता है चाहे डेल्टा अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन हो, चाहे डेल्टा अमाउंट ऑफ कंप्रेशन हो, स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर रहती है, ½ k∆L²। अब बड़ा सिंपल सा अप्रोच है, v0 यहाँ से निकल चुका है, v0 डाल दे, k की वैल्यू अपने को गिवन है, डायरेक्टली यहाँ से मैक्सिमम कंप्रेशन 10 पर निकल आएगा।
तुम लोग सवाल में पढ़ पा रहे हो, स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट अपने को दे रखा है कितना, तो वी नॉट की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे चिपका दें, डेल्टा निकल आएगा। इसी को तुम लोग सिंप्लीफाई करके देखोगे, आंसर आएगा ये छोटा सा सवाल था। तो इस प्रोफाइल के सवालों में जो तुम लोगों को अप्रोच बताई वो बस ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे सवालों में कई बार मैक्सिमम कंपैरिजन होता है, कई बार उल्टा हो जाता है, मैक्सिमम एक्सपेंशन पूछ लेता है, ठीक है। जैसे मान ले इसी में उल्टा सवाल देगा, इधर देख 2 ब्लॉक हैं, ऐसे सवाल एडवांस से पूछे गए हैं, ध्यान सुन ले। जैसे बोलेगा 2 ब्लॉक्स हैं डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ठीक, इधर देख ध्यान से, और इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन लॉस ही दे देता है इनिशियली, ये इनिशियली रेस पे पूछेगा बता ये स्प्रिंग में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन कितनी है, उसमें भी सेम लॉजिक, मैक्स एक्सपेंशन या मैक्स कंप्रेशन तब मिलती है जब दोनों की वेलोसिटी बराबर। दिस इज द पॉइंट यू गाइस नीड टू रिमेंबर। बाकी 2 इक्वेशन बनती है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट्स इट। क्लियर है, खड़ाक, अब छापो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के लेक्चर के आखिरी एंड धमाकेदार सवाल की तरफ। ये भी PYQ है, एडवांस में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16, सवाल नंबर, इस प्रोफाइल के कई सारे सवाल मैं देख रहा हूँ, JEE मेंस में भी कई सारे डिफरेंट शिफ्ट में इस प्रोफाइल के सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखें, कोई शेल है, बॉम्ब है, डायनामाइट है, कोई भी एक्सप्लोसिव बॉडी है, उसको मान ले 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका, 37 डिग्री के हॉरिजॉन्टल से एंगल पे फेंका, ठीक है। जब ये शेल हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है तो सबसे पहले ये बताओ, हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी के पास क्या सिर्फ एक वेलोसिटी होती है, विच इज़ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यस और नो। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में, इट इज u cos थीटा, यस और नो। तो 100 का सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट आपको दिखेगा, cos 37 इनिशियली, ठीक है, बिफोर द एक्सप्लोजन, ठीक, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब उसने बोला हाईएस्ट पॉइंट पे इसके अंदर एक इंटरनल एक्सप्लोजन होता है और ये 2 पीसेस में, 2 पार्टिकल्स में स्प्लिट हो जाता है, हुज मासेस आर इन द रेशियो 1:3, फर्स्ट क्लास। अब जो 2 पार्टिकल्स आए उनके साथ मासेस है 1:3, मैं मान लेता हूँ साहब एक का m है, दूसरे का 3m है। जो लाइटर वाला पार्टिकल है, जो स्मॉलर पार्टिकल है, इट कम्स टू रेस्ट इमीडिएटली, उसकी वेलोसिटी स्पॉन्टेनियसली 0 हो गई। मतलब क्या, पक्की बात है, ये पार्टिकल चुपचाप कोई हल्ला नहीं मचाएगा। तो देख ऐसा है, ये पार्टिकल मोमेंटरली स्टॉप कर गया, चुपचाप भाग गया, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स दूसरा वाला पार्टिकल दोस्त भागेगा किसी न किसी वेलोसिटी से। मैं मान लेता हूं साहब इसका मास m है, तो पक्की बात इसका 3m है। अगर इसका m इसका 3m, तो क्या ओरिजिनल वाले पार्टिकल का मास होगा 4m। भाई साहब कंजर्वेशन ऑफ मास है, टोटल मास कंजर्व रहेगा, ओरिजिनल का 4m होगा, एक का m दूसरे का 3m, इन दोनों के मास का रेशियो 1:3, ठीक है। अब ये जो मास होगा यार, ये किसी न किसी वेलोसिटी से आगे भागेगा। तो सवाल यार उसने यही पूछा, क्या पूछा, फाइंड आउट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। एवरीवन सी दिस, दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिसको POP बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। POP मतलब वो वाला POP नहीं, केमिस्ट्री वाला, प्लास्टर ऑफ पेरिस वो वाला नहीं ठीक है। POP मतलब हियर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो देखो सब लोग ध्यान से, इधर देख, तो क्या होता है साहब, पार्टिकल चुपचाप यहाँ पे भाग गया। तो सवाल उसने यही पूछा, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वेयर द हैवियर पीस लैंड्स, जहाँ पे हैवियर वाला पार्टिकल हिट गया, बता इस पॉइंट का, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ये टोटल डिस्टेंस x कितना हुआ, ये x पूछ रहा है। सवाल समझ में आ गया। इस सवाल के तुम लोगों को 2 मेथड सिखाऊंगा, पहली जनरल अप्रोच है, दूसरा एक लाइन की शॉर्ट ट्रैक है। पहले जनरल मेथड बताऊंगा, उसके बाद तुम्हें शॉर्ट ट्रैक की सिग्निफिकेंस समझ में आएगी, उसकी एप्लीकेशन क्लियर होगी। पहले इतना छापें। देख सवाल की एक्चुअली में जो अप्रोच है वो ऐसी है सब, कैसी, कि हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम घुमा के हैवियर वाले की लॉस निकाल लेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, उसके लिए रेंज का फॉर्मूला घुमा देंगे। दिस द एप्लीकेशन तो देखो कैसे इसको घुमाना है, सब लोग थोड़ा ध्यान सुनो। सबसे पहले वी विल यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग कोलेशन और ड्यूरिंग एक्सप्लोजन। टोटल मोमेंटम ऑफ द शेल जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन बराबर टोटल मोमेंटम ऑफ शेल, तो देखो आफ्टर एक्सप्लोजन। सबसे पहली इक्वेशन तुम्हें छापनी पड़ेगी कंजर्वेशन ऑफ, यहीं भी छाप देता हूँ, मोमेंटम की। किसी को कोई शंका नहीं, कोई संशय नहीं, कोई शक नहीं, ठीक है। इधर देख, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में घुमा रहा हूँ भाई साहब, सिर्फ किधर, हॉरिजॉन्टल में,
ठीक है। तो देखो इनिशियली मतलब बिफोर एक्सप्लोजन मास कितना था 4m, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी 100 cos 37, इसकी वैल्यू बाद में चिपका देंगे। फाइनली कुछ छोटे वाले का कुछ बड़े वाले का, इनिशियली तो पूरा शेल था, फाइनली सिर्फ 2 पीसेस बचे। तो फाइनली भाई साहब इसका जीरो वेलोसिटी जीरो हो गई ना रेत की, और इसका हमें पता करना है। तो मैंने मान लिया था जो बड़ा वाला पीस है उसकी सब वेलोसिटी कुछ v है, ठीक है। तो बड़े वाले का हो जाएगा मास 3m × v, तो यहाँ से यार v निकल आएगा तुम्हारा, ठीक है। क्या बोला, ये तो ठीक है भाई, जीरो चला गया यार, mm निपटा देना। तो यहाँ से 3v = 400 और cos 37 कितना पढ़ते हो, ठीक है, 4/5। तो यहाँ से v निकल आएगा 1600/5 × 3, मतलब 1600/15, मतलब जो भी है, ठीक है। यहाँ से हमने v कितना है वो निकाल लिया है। क्लियर है। जब v आ जाएगा उसके बाद ध्यान से सोच के बताओ, क्या जो बड़े वाले पीस का मोशन है क्या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसा बन जाएगा? ऐसा हो जाएगा ऐसे तुमने किसी पर्टिकुलर किसी हाइट से जाके हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया है, ये बन जाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। कोई बताएगा व्हाट इज द एक्सप्रेशन, मतलब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल? इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसके रेंज का सा फॉर्मूला रहता है u√2h/g। तो इसका जो u है वो यार हम लोग निकाल चुके हैं, कितना v। तो ठीक है, u तो यार पता है, ठीक है, जो भी आया है ना। अब सवाल है साहब, गाड़ी फंस जाएगी, तुम बोलोगे साहब h कैसे निकालना है? तो h ध्यान से सोचो, क्या जो ओरिजिनल वाला ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था, क्या जो उसका मैक्सिमम हाइट है, एवरीवन सी दिस, ओरिजिनल ग्राउंड टू ग्राउंड वाले का जो मैक्सिमम हाइट है वही तो इस बड़े वाले के लिए ऐसा हाइट ऑफ टावर काम करेगा। तो जल्दी बता, ओरिजिनल ग्राउंड टू ग्राउंड का, आप देखो ग्राउंड टू ग्राउंड है यार, ग्राउंड टू ग्राउंड वाले का मैक्सिमम हाइट यहाँ से निकाल लेंगे। बताया ना, ये वाला थोड़ा सा लेंदी मेथड है, शॉर्ट ट्रिक से जल्दी आ जाएगा, है ना। पहले इसको समझें। तो साहब u² मतलब हो जाएगा 100 × 100 sin² थीटा मतलब जो भी है, ठीक है। sin 37 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर, एंड तो यहाँ से अब h निकल आएगा। अब देखो h पता चल गया, u पता चल गया, यहाँ से रेंज निकाल लोगे। तो इनकी वैल्यू इसमें डाल देना, मैं मेथड बता रहा हूँ, बाकी तो तुम लोगों को घुमाना नहीं है, ठीक है। तो u की वैल्यू यार डाल देना जो भी है, और √2 h की वैल्यू यार यहाँ से निकाल के यहाँ पे चिपका देना। ये जो h निकाला है इसको यहाँ पे डाल देना, r निकल आएगा, ठीक है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, एवरीवन सी दिस। अब देखो ये जो यार तुमने निकाला, ये तो सिर्फ ये वाला रेंज आएगा, क्योंकि यहाँ से हैवियर वाला पीस गया है। तो ये जो r निकाला है वो तो सिर्फ इतना r आएगा, तुम्हें तो इतना पूरा x चाहिए। तो इस r में क्या ये वाला हमें यार r/2 ऐड करना पड़ेगा। देखो ओरिजिनल वाला जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, मैं मान लेता हूँ सब उसका जो रेंज है r' है। तो क्या ध्यान से सोच के बताओ, क्या r'/2 देखेगा? ये पूरा r' है ना, ओरिजिनल वाले ग्राउंड टू ग्राउंड का, और उसका आधा रेंज ये है, ठीक है। तो इस r'/2 को r से ऐड करना पड़ेगा, तब फाइनली x आएगा। अब सवाल है साहब r' कैसे निकालो? तो r' है ग्राउंड टू ग्राउंड वाले का रेंज। तो देखो कैसे निकालोगे, थोड़ा सा कैलकुलेटर हो बस, लेकिन जो भी है भाई यही है, ठीक है। तो देखो u डाल देना, बोल कितना, इंटू साइन ये 2 थीटा है 2, अब थीटा कितना है 37, u² sin 2 थीटा एंड दिस डिवाइड बाई g मतलब 10 हो जाएगा। अब ये बन जाएगा sin 74, क्या बन जाएगा? तो इसको तुम लोग क्या सिंप्लीफाई कर लोगे, मैं यही कोपचे में बताता हूँ। sin 74 sin 2 थीटा का घुमा देना फॉर्मूला, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin 37 cos 37 2 sin 37 हो जाएगा। तो सब यहाँ से sin 74 निकाल के चिपका देना, यहाँ से r' निकल आएगा, ठीक। और फाइनली तुम आंसर जब लिखना जाओगे तो यार फाइनली आंसर क्या मैं लिखूंगा, ये r'/2 प्लस ये वाला r, क्या बोला, r की वैल्यू यहाँ से उठा के रखना और r' सॉल्व करके यहाँ पे रख देना। तो r प्लस r'/2, तो हैवियर मास जहाँ पे गिरेगा उस पॉइंट का पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो डिस्टेंस आएगा वो ऐसे आएगा। और इसको तुम लोग सिंप्लीफाई करके देखोगे तो आंसर आएगा, ये जनरल अप्रोच है, एक लाइन की शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, पहले इसको छाप ले। अब आते हैं सवाल की ऑल्टरनेटिव अप्रोच से, एक झटके में सवाल को कैसे उड़ा सकते हो, ठीक है। तो देखो ऑल्टरनेटिव अप्रोच के लिए जो इसमें आइडिया इन्वॉल्व है, जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है, वो देखो ऐसा है। हम लोग ऑलरेडी इसको चर्चा कर चुके हैं। जैसे मान लो कि जरूरी नहीं है हाईएस्ट पॉइंट पे कहीं भी एक्सप्लोजन हो जाए और कई सारे पार्टिकल्स में स्प्लिट हो जाता है, तो नो डाउट डिफरेंट जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो डिफरेंट पाथ को फॉलो करेंगे। नेवरदलेस क्या
इन सारे पीसेस का जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या सेम पाथ को फॉलो करेगा? क्या बोला क्या बोला क्या बोला? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। एक्सप्लोजन के बाद डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स विल फॉलो डिफरेंट डिफरेंट पाथ, नेवरदलेस उन सारे पीसेस का जो सेंटर ऑफ मास है वो अपने ओरिजिनल पैराबोलिक पाथ को ही फॉलो करेगा। ऑल्दो ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा हिंट देता हूँ ऐसा क्या है क्यों है। इसी आइडिया पर बेस है एक्चुअली में ये वाली शॉर्ट ट्रिक, जैसे एक झटके में एक लाइन में तुम सवाल को उड़ा सकते हो। एवरीवन सी दिस। तो भाई साहब हुआ क्या है यहाँ पे ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, यार शेल पे वेट तो लग ही रहा है कि नहीं? भाई साहब इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, तो यार फोर्स तो लग ही रहा है, वेट। लेकिन जो टाइम इंटरवल ऑफ एक्सप्लोजन है इट इज़ वेरी शॉर्ट, अचानक से हो जाता है नहीं? बैठा बैठा अचानक से हो गया, बता के थोड़ी होता है, थोड़ा सा आज हो गया, थोड़ा सा कल हो गया, थोड़ा संडे हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट में थोड़ी बॉम्ब फटता है खटाक से हो गया, फटाक से हो गया, ठीक है? तो ऐसा टाइम इंटरवल ऑफ कोलेशन या टाइम इंटरवल ऑफ एक्सप्लोजन ये काफ़ी शॉर्ट होते हैं। तो उस छोटे से टाइम में ये जो ग्रेविटी है ना, ये कोई इम्पल्स इम्पार्ट नहीं करा पाएगा। इम्पल्स जीरो है तो दोस्त चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा। इम्पल्स ही तो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम ही तो होता है। चेंज इन मोमेंटम जीरो मतलब फाइनल माइनस इनिशियल जीरो, मतलब क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ये फंडा है दोस्त। और मोमेंटम कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। भाई साहब मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। अब कंजर्वेशन ऑफ मास से मास तो वैसे ही कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट कब रह पाएगा, जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो क्या सेंटर ऑफ मास का पाथ कांस्टेंट है? भाई सेम पाथ को फॉलो करेगा तभी तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो पाथ सेम हो जाएगा। भाई एक बार बताओ, तुमने बोला साहब पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई तो पाथ क्यों चेंज करेगा? वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए पाथ तो सेम है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ, आउटकम क्या है इसका? मतलब जितनी वेलोसिटी पूरे शेल की होगी इनिशियली, मतलब बिफोर एक्सप्लोजन, उतनी वेलोसिटी होगी इन सारे पीसेस के सेंटर ऑफ मास की इमीडिएटली आफ्टर एक्सप्लोजन। ये सेंस है उसका। इसलिए मैंने बोला पाथ सेम रहेगा, वेलोसिटी सेम इसलिए पाथ सेम। मतलब जिस पाथ पे ओरिजिनल वाला शेल जा रहा था उसी पाथ पे इन सारे पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जाएगा। दिस इज द आइडिया इन्वॉल्व इन दिस शॉर्ट ट्रैक। पहले इतना छापें। तो सब जब ये फंडा अपने को क्लियर हो गया, ठीक है, तो इस कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करेंगे इन द प्रॉब्लम। एवरीवन सी दिस। 137 से फेंक दिया, ठीक है भाई। यहाँ पे आके दो पीसेस में स्प्लिट हो गया। एक जो साहब एम मास का है वो तो चुपचाप यहीं पे गिर गया, ठीक है, और दूसरा वाला जो है जहाँ मर्जी गिरे उससे अपने को यार फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, ओके। हमें एक चीज़ दोस्त पता है, और वो चीज़ क्या है, क्या इन दोनों का दोस्त जो सेंटर ऑफ मास है वो यहीं पे जाएगा, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल अलग अलग रास्ते को फॉलो कर सकते हैं। रास्ता अलग अलग होगा, डेस्टिनी सबकी एक ही है, हम सबको जाना वही है ठीक है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो सेंटर ऑफ मास उसी ओरिजिनल वाले पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है। मतलब एक पार्टिकल यहाँ गिरा, दूसरा यहाँ गिरा, लेकिन यार दोनों का सेंटर ऑफ मास यहीं से गिरा। और क्या, ध्यान से सोच के बताओ, ये डिस्टेंस तुम्हें रेंज दिख रही ओरिजिनल वाले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं मान लेता हूँ सब सेंटर ऑफ मास से हैवियर वाले का डिस्टेंस कुछ x है, x निकल आए तो काम बन जाएगा। क्या तोड़ू अप्रोच मारो, मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ सब सेंटर ऑफ मास को ही एज ऑरिजिन, इसको x एक्सेस, इसको y एक्सेस। तो क्या इसके यार कोऑर्डिनेट्स ये मिलेंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, क्या इसके कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे -r/2, 0। ये सुनो, मैंने मान लिया इसी को ऑरिजिन, ठीक है। तो ये x एक्सेस हो गई, तो यार इसके x कोऑर्डिनेट x हो गया, y 0 हो गया, ये x निकलना है, x निकल आएगा तो बात बन जाएगी। अब देखो ये पूरा r है, ये r/2 होगा, तो लेकिन नेगेटिव x एक्सेस में ना, इसलिए -r/2, 0। x एक्सेस बना रहे, y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0, तो x इतना हो गया -r/2, y कितना है 0। अब एक्सियम का फॉर्मूला घुमा दे, m1 x1 m2 x2 पर m1 + m2, ठीक है। तो देखो सेंटर ऑफ मास मैंने ऑरिजिन मान लिया है, ठीक है। अब ये वाला घुमा रहा हूँ, m1 x1 m2 x2 m1 m2। तो देखो एक्सियम कितना,
m1 x1 कितना, m2 x2 कितना, और बच गई, बैंड बाजे बच चुके हैं सवाल के, खत्म। एक्सियम कितना, 0, मान लिया ओरिजिन, सेंटर ऑफ मास इज अज्यूम टू बी ओरिजिन, ठीक है। m1 इंटू, तो 3m इंटू x1 कितना, m2 इंटू x2 कितना, एंड डिवाइड बाय, क्लियर है। तो इक्वेशन सब इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, 3m इंटू एक्स बराबर ये सब 0 से मल्टीप्लाई हो गए, शहीद हो गए, mm निपटा दे। हाँ, बट दिस इज नॉट अवर आंसर, ये तो तुमने सिर्फ x निकाला। तो मैं पूछ रहा है हैवियर मास का ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डिस्टेंस, तो ध्यान सोच के बताओ क्या r प्लस एक्स हो जाएगा, क्या मेरा फाइनली जो डिस्टेंस आएगा वो x प्लस, ये सुनो, ये x प्लस ये r, x निकाल चुका, चिपका दे, तो x ये r प्लस 6 बाय r, तो y क्या हो जाएगा 7 बाय 6r। हाँ, और r क्या है, ओरिजिनल वाले ग्राउंड टू ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल का रेंज, ठीक है। तो ओरिजिनल वाला ग्राउंड टू ग्राउंड का रेंज कहाँ से निकालेगा, u स्क्वायर असाइन टू थीटा बाई जी से। अब इसमें वैल्यू डाल दे जो जो तुम्हारे पास है, क्लियर है। तो u स्क्वायर मतलब साहब हो जाएगा 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई g मतलब हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, तो 2 इंटू 37 हो जाएगा 74। हाँ, साइन 74 कैसे निकालते हैं अभी बता दिया था, साइन 2 थीटा घुमा दे, इट इज़ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह डाल दे 37, तो साइन 2 इंटू 37 मतलब वही बराबर, थीटा जहाँ जहाँ देख रहा है ना 37 चिपका दे, तो ये बन गया साइन 74, इसकी वैल्यू चिपका दे, दिस इज 3/5, दिस इज, ये फंडा है, तो साइन 74 डाल दे, इनकी वैल्यू डाल दे। तो इसी को तुम लोग सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर साहब अपना ये आएगा। तो ये छोटा सा सवाल था, तो यहाँ से जल्दी आ जाएगा। वहाँ पे क्या है, दो अलग अलग तुम्हें प्रोजेक्टाइल डील करने पड़ेंगे, उनके रेंजेस को ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन, मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा मेथड था, यहाँ से श्योर शॉर्ट है, जल्दी आ जाएगा, क्लियर है। सो आज की जर्नी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।